कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। बाबा की जान। वो इसकी तरफ मुड़ा। यकदम बीच में मुस्कान खड़ी हो गई। जिस तरह आए हो इसी तरह वापस निकलो और खबरदार किसी को बताया वरना तुम्हारी कब्र पर बैठ के नीचे बनाऊंगी। वो इसके सामने आती हो राई। बुरहान की आंखों में नागवारियत फैल गई। जो करना था कर लिया तुमने, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। अब मुझे क्यों आया हो यहाँ। इसकी बात काटकर वो इसके कॉलर को मुट्ठी में झगड़े बीच में बोल रही। चलो इस बहाने करीब तो आई। वो इसके फासले मिटाने पर दिल में सोचता अपनी बेटी को देखने लगा जो भीगी आंखों में शिकवा शिकायत लिए इसे देख रही थी। तुम्हें और अपनी बेटी को लेने, इसने संजीदा होकर जवाब दिया, जिस पर मुस्कान के तन बदन में आग लग गई। शट अप, जस्ट शट यू। समझते क्या हो खुद को। जब दिल चाहा छोड़ गए, जब दिल चाहा पा लिया। मैं कोई खिलौना हूं तुम्हारे लिए? मेरे एहसासात नहीं, मैं इंसान नहीं। दफा हो जाओ अभी के अभी, वरना कत्ल कर दूंगी तुम्हारा यहां। लेने आए हो? हाँ। गए क्यों थे फिर? वो हजानी होकर चीखी। इसके पीछे धक्का देने लगी। बुरहान लड़खड़ाकर संभला। बाबा। तेरी सिसकी भरकर बेड से उतरने लगी थी कि मुस्कान की वांट करती सुर्ख आंखों और अपने बाप की तसल्ली देती नर्म नजरों से वो हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मामा? क्यों आप पापा को मुझसे अलग कर रही हैं? यू नो मामा, मेरे बाबा के बगैर मैं और नहीं रह सकती, प्लीज। वो फूट फूट कर रोती हुई बोली। फेरी बाबा की जान, तुम इस डाइन की वजह से रो रही हो? बेटा मैं तुम्हें और इस भूतनी को लेने आया हूँ। देखता हूँ कौन सी गुंडी बोसनी लेडीनी मुझे रोकती है। वो गुस्से में दुनिया का दिया हुआ लकब बिगाड़ कर बोला। यू नो इडियट, नॉनसेंस, गेट आउट फ्रॉम हियर। अचानक ही इसका घूमता हुआ मुक्का बुरहान के मुंह पर पड़ा। वो सटपटा गया जब फेरी भी अपने बाबा के मुंह से खून देकर झुरझुरी ले उठी। तुम्हारी तो मैं अंग्रेजन की औलाद। वो मुंह साफ करके इसकी तरफ पलटा और इसे संभलने का मौका दिए बगैर घुटने पर लात मारते इसके कदम नीचे गिरा दिया और दूसरे लम्हे घुटनों के बल नीचे गिरी। जहां फेरी सहमी थी वहीं बुरहान के लबों पर मुस्कुराहट ने छुआ, पर ज्यादा देर तक ना टिक सकी। जब इसके फेरी के सिर फिर से उठने और कदम को देखते ही मुस्कान ने कलाबाजी मारकर लात इसकी पीठ पर मारी और धड़ाम से नीचे गिरा। आह सालिम। वो सिसक उठा, पर शुक्र एक बार फिर से इसने अपनी हथेलियां टिकाकर खुद को बचा लिया था। बाबा। फेरी की मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। वो भागकर बैठ के किनारे पर आई, पर अपने बाप का बचाव देखकर इसके सांस में सांस आ गई। मम्मा प्लीज स्टॉप इट। अपनी मम्मा के खतरनाक तेवर देखकर वो चिल्लाई। तू चुप कर पैकेट। मुस्कान ने गुस्से से इसे कहा। फेरी से पटा गई। तुम चुप करो। मेरी फेरी, इस साइको चुड़ैल को मैं सीधा करता हूँ, बुरहान ने कहते उठकर झपटना चाहा। इसी पल मुस्कान ने इस पर झपटी, पेट पर घुटना मारकर बालों को मुट्ठी में पकड़े मुंह पर मुक्के मारने लगी कि बुरहान की दुहाइयां अरूज पर थी। ओह अल्लाह को मान मेरी जालिम चुड़ैल, मैं तुम्हारा नाजुक सा शोहर हूँ। वो इसके हाथ पकड़ता कराह कर बोला, जबकि इनके नाक में से खून निकल पड़ा था। और ये थी इसकी बीवी जो साल बाद मिलने पर इसे तोहफा दे रही थी। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए थे, जिसे फेरी खामोशी से देख रही थी। इसे अंदाजा हो गया था दुनिया बदल जाए पर ये नहीं बदलेंगे। जब आप दोनों का ये खत्म हो जाए याद कर लीजिएगा एक बेटी भी है। वो दांत पीस कर कहती हुई खिसक कर तकिए में मुंह दिए सोने की कोशिश करने लगी। साथ में मुसलसल बड़बड़ा भी रही थी और ये तभी करती थी जब इसे कुछ पसंद नहीं आता था। इसकी माँ का अंदाज था, कुछ नापसंद आए तो इसे बिगाड़ दो। वो सबको नापसंद आए और इसका अंदाज था, कुछ नापसंद आए तो इसे बड़बड़ा में इतना कुछ सुना दो कि वो नापसंद खुद को ही कोसने लगे। जा रहे हो या अपनी लाश लेकर जानी है? वो गुस्से से घुराई, अपनी कलाइयां छुड़वाने की पूरी कोशिश में थी। अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे जख्म भर दो तो मैं चला जाऊंगा। इसने अपने चेहरे की सिमत इशारा दिया। इसका सूट सारा फट चुका था। जितना वेल स्टैंडर्ड होकर अंदर आया था इतना ही फटे हुलिया में बाहर निकलेगा। सोचते ही इसे झुरझुरी आ गई कि वो अरमान क्या कहेगा इसे।
मुस्कान ने इसकी बात सुनकर इसके नाक और लबों को देखा। चले जाओगे? वो घूरती इसकी आंखों में देखने लगी। बुरहान ने सर हिलाते इसकी कलाइयां छोड़कर इसके कमर में बाजू डाले और झटके से इसे खुद पर गिरा लिया। वो गहरा सांस भर के इसे देखने लगी। वो नहीं बदला था, आज भी इसे छोड़ने के लिए तैयार था। सोचकर इसका दिमाग खोलने लगा। यहां से जाते तलाक के पेपर्स भेज दोगे? वो चुपते लहजे में पूछने लगी। बुरहान का चेहरा पल में स्पॉट हुआ, आंखों में सख्त तासुर छा गया। वो हंकार भर कर रह गया। मुस्कान का दिल गया इसका मुंह नोच ले। आखिर ये आया क्यों था? क्या इसकी इज्जतों में इजाफा करने या इसे तड़पाने? तुम्हें मोहब्बत कभी नहीं छू सकती, वो स्पॉट लहजे में गोया हुई। वो झटके से अचानक इसका चेहरा थोड़ी से पकड़ गई, इसके जख्मों पर अपने लब रखकर इसे साकित कर गई। वो सुनसा इसके नाजुक से बोझ तले पड़ा, इसके नर्म लबों के लम्स पर अपने होठों को महसूस करता रह गया। बदला चुका रही हो या एहसान कर रही हो? वो सरगोशी में बोला। इसकी कमर पर अपनी मजबूत उंगलियां खोप दी। वो आंखें मीच कर सिसक उठी। तुम्हें मैं बता दूंगा मोहब्बत क्या है, और मोहब्बत में छू रही है इसका एहसास तुम्हें भी है। वो इसके लबों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। मुस्कान इसकी आंखों में अजीब रंग देखती मचल उठने लगी। जुनून पता है क्या है? तो इसे खुद पर गिराकर इसके बालों में उंगली उलझाता हुआ इन्हें सख्त पकड़ में लेकर इसकी सांसों को खुद के करीब करता इनमें गहरा सांस भरकर बोला। मुस्कान को तो ये कोई और ही लगा। बुरहान तो ऐसी शिद्दत नहीं दिखाता था। जुनून तुम हो, और वो भी मेरा। तुम्हें जुनून था ना मेरा, अब मेरा जुनून तुम हो। तुम्हें अजियत देते जरा एहसास नहीं होता, तो अब मुझे कैसे होगा? वो इसके सर को झटके से ऊपर किए इसकी ठोड़ी पर लप रखते इससे गर्दन पर सरकाने लगा। मुस्कान की सांसें थम गई इसके लम्स पर। स्वामी, सी बोल्ड सी गुंडी लड़की के छक्के छूट गए इसके सामने। इसके मजबूती से इसके शानों को जगड़ा। मुस्कान लब दांतों में दबाकर आंखें मीच गई। जब इसने लब इसके शारक पर रखे, नाक सहलाई, तब इसे लगा वो दूसरा सांस नहीं ले पाएगी। कुछ ना सोचते हुए एकदम मुक्का इसके गाल पर मारा कि वो कहका लगा उठा इसकी हालत पर। मैं तुम्हें मार दूंगी, छोटे पैकेट गंदा मेरी। वो हुर्राई गनूदगी में जाती फेरी हड़बड़ाकर उठी और खौफजदा होते आसपास देखा। पर जब दिमाग बेदार हुआ तो सारे सूरत हाल का एहसास हुआ और कुछ सोचते हुए गहरा सांस भरकर रह गई। एक गोली खुद को भी मार देना, इसने चिढ़ते हुए कहा और तकिए के नीचे से गन निकालकर खिसकते हुए इनके हवाले कर दी। बुरहान हक्का बक्का अपनी मासूम फेरी को देखने लगा, जिसने अपनी माँ को अपने बाप को मारने के लिए गन थमाई थी। प्लीज कोई एक तो अपना किस्सा खत्म कर देना, वो ताहट से कहती वापिस खिसक गई पीछे। क्या ये इसकी नाराजगी थी? इसकी मासूम सी बेटी नाराज होना सीख गई। या अल्लाह, ये मेरी बेटी नाराजगी में मारने का कह रही है। वो सदमे में पड़ा था और इसकी हालत पर मुस्कान कहका लगा उठी। तुम चुड़ैल, मुझे बर्बाद कर दिया। वो खुराता इस पर झपटा, पर इससे पहले ही ठा के साथ आवाज गूंजी। साथ ही सकूत छा गया। चलो अब आराम करना दोनों। फेरी की आवाज रूम की खामोश फिजा में गूंजी। बुरहान होश में आकर मुस्कान के हाथ में गन देखते अपनी बाजू को देखने लगा, जहां बेदर्दी से निशाना लिया गया था। चलो अब निकलो, इतना डोज काफी है या और दूं? इसे वही साके छोड़ती उठी और वह दर्द से सी भी ना कर सका। लातों की चुड़ैल बातों से नहीं मानती। वो अपने बाजू को देखता हुआ उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता से जेब से क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ रुमाल निकाला। मुस्कान की इसकी तरफ पीठ थी। वो जानती थी इतना डोज इसके लिए काफी था, अब कोई फाइटिंग नहीं होगी। इसीलिए वो गन रखती टेबल पर रखे बबल में से एक उठाकर खाने लगी थी कि फेरी की आंखें अपने पीछे देखकर वो चौंकी। तुम, वो अभी कुछ कहती, एकदम से बुरहान का भारी हाथ इसके मुंह पर आ गया और इसका घुटना बुरहान के पेट पर। जहां फेरी खिलखिलाई थी वहीं अपने बाबा की सुर्ख रंगत देखकर परेशान भी हुई थी। किडनैप फिर से? वैसे इस औरत के साथ होना भी यही चाहिए। जी मुझे धोखे से यहाँ लेकर आई, अब हम इसे यहाँ से लेकर जाएंगे, वो भी किडनैप करके। वो इस गुजरे साल में पहली बार खिलखिलाकर ताली बजाती जोश में बोली। मुस्कान को हैरान कर रही थी, पर इस चुड़ैल ने तो मेरे मेदे गुर्दे पीस कर दिए हैं। वो कराह कर इसे बेड पर धक्का देता हुआ बोला। क्या सोच कर आया था? सिर्फ 4-5 मुक्के लाते पड़ेंगे, पर यहाँ तो लाते मुक्के गोलियां इस पर चली। तुम मुझे कहीं नहीं लेकर जा सकते इडियट। मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इसे कुछ हुआ तो। वो नजरों में सामने छाता अंधेरा देखती उठने लगी कि नामुमकिन कोशिश करती गरजी इस पर दोनों इसे किसी अजूबे की तरह बेहोशी में जाते हुए खामोशी से देख रहे थे। गई, फेरी ने सरगोशी की। नहीं, बहुत चालाक है, अभी ऐसे नहीं गई।
बुरहान ने गौर से देखते कहा, नहीं अब गई, देख लो। फेरी पास के सकते इसकी पलों को पकड़कर आंखें खोलने की कोशिश करती हुई बोली, गई बाबा, सच में गई। फेरी ने खुशी से चीखते कहा। बुरहान अपने बाजू पर हाथ रखे खड़ा था। गई साइको चुड़ैल। वो करीब आया, इसकी ठोड़ी को हिलाया, पर वो सोच सच में बेहोश थी, जिसे देखते बुरहान के लब मुस्कुरा उठे। गई आहू। फेरी चीखें मारती बेड पर नाचते झूमने लगी। बुरहान हैरान सा इसे देखने लगा, जो खिलखिला रही थी। मैं आ जाऊं क्या? वो मुंह बनाकर बोला। इसकी भारी गंभीर आवाज पर फेरी एकदम होश में आती रुककर खामोशी से इसके चेहरे को देखने लगी। दफातन वो चौंका जब इसकी स्याह आंखों में आंसू अचानक से टिप टिप गालों पर गिरने शुरू हुए, जिसे इसी के लम्हे के इंतजार में हो। आप आ गए हैं बाबा, इतने बड़े इंतजार के बाद? वो रोती सरगोशी में बोली। बुरहान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, और देखो आते ही कैसे कैसे जख्म मिले हैं। वो बाजू और मुंह दिखाता शिकवा करने लगा तो वह रोते रोते हंस पड़ी। बाबा। वो भागती सीधे इसके गले में बाजू डालकर चीखी, मेरी फेरी। इसे सीने में समेट कर इसने छोटे से वजूद को गिद्ध दोनों बाजू फैलाकर माथे पर बोसा दिया, और वो इसकी गर्दन में बाजू डाले चिमटी चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। बाबा, मम्मा चीटर हैं, उन्होंने कहा था चलो बाबा से मिलने जाना है, फिर इस चलगोजे के साथ मुझे आप ही को धोखा देकर यहाँ ले आई। मुझे बहुत डर लगता था, मुझे लगा अब कभी हम नहीं मिल पाएंगे, आप हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो रोती हिचकियां भरती हुई बोली, बस बस मेरा बेटा, देखो इसने आपको चीट किया, मुझे क्या हूरी को किया, अब हम दोनों मिलकर इससे बदला लेंगे। देखो इसे किडनैप किए, अब हम लेकर जाएंगे और इसे तड़पाएंगे, पर जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है, ओके? वो इसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। फेरी ने भीगी आंखें फैलाकर अपने बाप को देखा। बाबा, फिर ये गुंडी मम्मा आपको मारेंगी। वो सख्त हरासा हो गई। बेटा जी, आपका बाबा भी अभी इस गुंडी को लड़की समझकर हैंडल किया आ रहा है, वरना आपके बाबा ने बहुत से ऐसे साइको केस को सुधारा है। तुमसे देखती जाओ अपने बाप का कमाल। अब इसे तड़पाने की बारी हमारी है और हमारी इंजॉय की। वो हंसता हुआ बोला। फिर अपने पापा को देखती, फिर बेड पर पड़ी अपनी मामा को देखने लगी। पर बाबा, वो मामा है, बहुत अच्छी हैं। वो झिझक गई, क्योंकि बाप के पास लेकर आने से इसे इतना प्यार दिया था कि रात को अपनी बाहों में समेट कर सुलाती थी, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि सारे दिन की थकी हुई जब रात होती तो इसे खुद आराम करने की बजाय इसके कपड़े, बाल, नेल्स, इसकी सफाई, बालों में तेल लगाकर मालिश करती। आखिर में जब इसे चुप चुप फील होती तो सर में तो वो बाहों में समेट कर ब्लैंकेट में इसे कहानियां सुनाती। वो कई दफा शशदा रह जाती कि कोई एक यतीम के लिए इतना कुछ करता है। अब मामा अच्छी हैं। फेरी जी, तुम पार्टी बदल रही हो, मत भूलो तुम्हारे बाबा यतीम हैं और इस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इन्हें जख्मी किया जा रहा है। एक बेटी के सामने इसके बाप पर गोलियां चलाई जा रही हैं। सुन तो ये कि गन उठाकर देने वाली ही वो बेटी ही थी। वो शौक और दवाइयां देने लगा। फेरी ने हैरत से अपने बाप की इस अनोखे अंदाज को देखती, आखिर में खिलखिलाकर हंसी। इसके चेहरे को लेकर छोटे छोटे हाथों के प्याले में भरकर जोर से गाल पर पपी देने लगी। बाबा, आई एम सो लकी। जब मैं सोचती हूँ ना तो शशदा रह जाती हूँ। इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो यतीमों को इस कदर मोहब्बत देते हैं। वो रोती इसके शानों पर सर छुपा गई। इसका यतीम कहना बुरहान को बुरा तो लगा था, पर इसे एहसास हो गया था इसकी बातों से कि इसकी फेरी अब बड़ी हो रही है। क्यों बेटा, आपको बाबा मर गए हैं जो आप खुद को यतीम कह रही हैं? वो अपने बाजू का दर्द भुलाई से देखने लगा, और फेरी का तो दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। अल्लाह अल्लाह बाबा, ऐसा तो नहीं कहते। अल्लाह आप दोनों को मेरी उम्र भी दे दे। आई एम सॉरी। वो इसके गालों पर हाथ रखे इसकी चौड़ी पेशानी पर अपने छोटे गुलाब से लब रखती डिडबाई नजरों से मुस्कुराई। बुरहान के अंदर जैसे सुकून की लहर उतर गई, जैसे सालों के जख्मों पर इस मसीहा ने मरहम रख दिया हो। क्या औलाद के बोसे में इतना सुकून होता है? वो सोचता अपनी बेटी का चेहरा देखने लगा, जो मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर इसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हें पता है फेरी, तुम्हें पाकर अब मैं इस रब के सिर्फ शुक्र अदा करता हूँ। मांगना तो तुम्हें पाकर मैंने कब का छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें मेरे सारे नेकियों और दुआओं से बढ़कर दिया है, और इतना कीमती तोहफा दिया है कि मुझे कभी गुरूर सा होने लगता है खुद पर कि अल्लाह ने मुझे अपनी नेमत से नवाजा है। मुझे इस लायक समझा कि इतने लोगों को छोड़कर इसने इस फेरी की रखवाली को मुझे चुना है, इस छोटी सी फेरी को मुझे दिया।
वो इसके नकूश पर शफकत भरे बोसे देता इसे खुद में समेट गया। बाबा, आपको मालूम है, मैंने एक दिन मामा से कहा था मैं यतीम हूँ और आपकी बेटी नहीं, फिर भी आप मुझे इतना प्यार कैसे करती हैं? कल आपके बच्चे होंगे तो क्या मुझे तब भी आप ऐसे ही प्यार देंगी? वो कहकर खामोश रह गई। बुरहान ने अफसोस से इसे देखा। फिर आपकी मामा ने क्या कहा? इसे जानने का तजस्सुस हुआ। वो क्या सोचती है इसकी बेटी के लिए? फेरी ने सर हिलाया और गुजरते वक्त की बातें याद की। तब मामा ने थप्पड़ मारे जोर से 2, और बस इतना बोली कि वो भी यतीम है और इसका बाप सही आलम है। जिस तरह तुम्हारा बुरहान कहा कि हमारी कहानी अलग नहीं, हम एक ही कहानी के एक ही करैक्टर के हैं, सेम एक ही किताब के हरूफ हैं जो दोबारा दोहराए जा रहे हैं। फर्क यह है, पहले एक बेस्ट के सामने से इसकी अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए एक मुस्कान आई थी जिसे इसने लेडी बॉस का दर्जा दिया, और दूसरी बार एक बुरहान ईवी के पास पहुंची थी एक मुस्कान जिसे इसने खुशियां बिखेरने वाली फेरी का दर्जा दिया। वो बोली तो एक बेस्ट था तो दूसरा मुहाफिज, पर दोनों हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही अल्लाह को प्यारे हैं। और ये एक तुम्हारा बाप है तो दूसरा मेरा, फिर कैसे यतीम हुए? हमारे पास इतने मजबूत बाप हैं, हमारा यतीम सोचना भी एक गुनाह है। तब मुझे एहसास हुआ मेरी मामा दुनिया की सबसे बहादुर और अलग मामा है, जो रिश्ते भी निभा जाती हैं और दुनिया के जानवरों से लड़ना भी। वो इसकी गर्दन में मुंह छुपाए बोली, बाबा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मामा से मत लड़िएगा, इन्हें हम प्यार देंगे बहुत सारा, क्योंकि बाबा वो बहुत अकेली हैं, सब कुछ खुद संभालती हैं, हम सबसे प्यार करती हैं और इसका इजहार भी नहीं करती, पर इससे तो कोई प्यार नहीं करता। वो रोती हुई गया हुई बुरहान को टूट कर इस पर भी आ रहा है। इसका दिल किया मुस्कान इसकी सारी बातें सुने, पर इसकी जो बेहोशी वाली अदा थी वो इससे खुद भाग गई थी। दिल चाहा वो इसकी बाहों में होती है इस वक्त और इस पर नींद बेहोशी तारी होती, ताकि वो अच्छी तरह इससे अपने ऊपर किए हर जुल्म का बदला ले सकता। आपकी गलतफहमी क्यों कर हुई फेरी कि इससे कोई प्यार नहीं करता? मेरी मानो इस पर कुछ खराशे देते हैं, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा इसे कौन कौन चाहता है। तुम मासूम हो, इस औरत के झांसे में मत आओ, ये गहरा समंदर है। तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो आपके चाचा है ना, अगर इस चुड़ैल को कुछ हो जाए तो वही दुनिया हिला दे, बाकी का सोचना भी गलत है। ये गटर की कीड़ी सबके दिल को मुट्ठी में लिए घूमती है, और यहाँ जो दुनिया में बेस्ट है ये इसकी बेटी है। फिर आप कैसे कह सकती हैं ये अकेली है? तो इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया और खुद में भेजकर मोहब्बत को महसूस करता आंखें मूंद गया। बाबा अभी को साथ ले चलें, वो तो मामा के बगैर अकेली रह हो जाएंगी, और अगर हम अकेले गए ना फिर मामा हमारा कत्ल कर देंगी अगर इनके बच्चे को अकेला कर दिया तो। और बाबा आपने आपी का फितना देखा है? वो सईद के बेटे को याद करती हुई क्या लगा उठी। नहीं फेरी, कहाँ देख सका? वो सईद को याद करता बदमजा हो गया, जिसने ना बीवी देखने दी और ना ही अपने बेटे को। ये इंसान इसके समझ से बाहर था, पता नहीं क्यों दूसरों को बेबस किए से सुकून मिलता था। बाबा मत देखिएगा, वो खिलखिलाई। क्यों? बुरहान चौंका कि ऐसा क्यों है इसमें। बाबा क्यों मत पूछे, क्या क्या पूछे? वो कहकर लगाकर खिलखिलाई। आपको मैं बताती हूँ, वो ना इसकी बुरी बुरी बड़ी आंखें, माथे पर चूजे जितना होकर त्यूरियां सजाए रखता है। जब आप इसे उठाती है तो मुस्कुराता है, और जब हम उठाते हैं तो वो सुर्ख पड़ जाता है, गुस्से से शायद। जब आप ही कोई काम करने लगती है तो फौरन तेज तेज रोता है, जैसे कुछ हो गया हो इसे। हम डर जाते हैं, और जब आप भी पास नहीं होती तो वो इसे ढूंढता है, और इसे पता नहीं कैसे मालूम पड़ जाता है कि मम्मा पास नहीं, और वो महसूस करके फिर से तेज चीखें मारता है। आहिस्ता आहिस्ता फितने की सारी हरकत बुरहान के गोश को सारने लगी, और वो घंसा खड़ा साकित रह गया। बाबा, फेरी बात खत्म करके बुरहान शौक कंधे को हिलाने लगी। ये फेरी फितना नहीं, तुम लोगों को पहचानने में गलती हुई है, मैं बताता हूँ। डेवल डेवल है ये, बेस्ट का डेवल। वो हैरत से बोला। फेरी का कहका गूंज उठा। अल्लाह अल्लाह बाबा, वो बहुत मासूम है, वो शरारत से बोली। बुरहान ने हाथ जोड़ने की कसर छोड़ी दी। बस जिसे देखते फेरी का जानदार कहका गूंजा। बस बात सुन लो, तुम क्या बनोगी? ISI में जाओगी, और मेरे बेटे स्पेशल पुलिस फोर्स में जाएंगे, और छोटी बहन वो सोच में पड़ कर वो मार कुटाई करेगी, राइट? फेरी जुमला मुकम्मल किए कहका लगा उठी। बुरहान का दिल दहल गया। तुम्हारे भाई बहन सारे शरीफ और नेक बनेंगे, अच्छे काम करेंगे, कोई अपनी माँ जैसा नहीं बनेगा, तुम भी नहीं।
वो जताकर बोला। फेरी अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगी। बाबा आप ही क्या करेंगे? इसे फिर से हूर की फिक्र खाने लगी। और ऐसा इसकी माँ ने ही तो इसे किया था कि इसे इतना प्यार देना कि अपनी मम्मा से ज्यादा, क्योंकि वो इसकी मामा का लवली बच्चा है। इसके लिए सही आलम अभी जिंदा है। बुरहान का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही नौकर तालम रूम में दाखिल हुआ। जहां भारी गमगीन आवाज पर फेरी चौंकी थी, वहीं मुंह बनाता डोर नॉक पर बुरहान मुस्कान के ऊपर ब्लैंकेट सेट कर गया। बाबा, इसने सामने खड़ी स्रोतदार शख्सियत से खौफजदा हुए बुरहान का बाजू थामा, जबकि नजरें अभी भी सईद के चेहरे पर शौक से टिकी थी। बाबा, ये टू फेस मैन है। वो इसके गाल की तरफ देखती बुरहान की सरगोशी से कहने लगी कि वो आलम के चेहरे को देखकर जल गया। पहले तो लड़कियां एक दूसरे को देखकर जलती हैं, अब वो दौड़ गया तो लड़के एक दूसरे को देखकर जेलस हो रहे हैं। हद है वैसे। वो अपनी फीलिंग्स का अंदाजा लगाता बदमजा होते बड़बड़ाया। फेरी सुनकर चौंकी, अपने बाबा को देखने लगी। ये क्यों जलते हैं इनसे? गोली की आवाज आई। सोचा देखो जिंदा हो या लाश पाकिस्तान पहुंचाने का इंतजाम करो। अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में वो बोलता हुआ बेड पर पड़ी मुस्कान पर एक नजर डालने लगा कि जब वो होश में आएगी तो खुद ही समझ आएगी कि इसका पता तब कटा है जब बेस्ट होता है। ना ही हमने आपको इसकी जहमत दी है। बुरहान बाज़ाहिर मुस्कुराकर मगर जलकर बोला। एक मंथन सी मुस्कुराहट सईद के लबों पर आई। वेल, जहमत नहीं, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। हम लोगों को इनकी जगहों पर जाकर मारते हैं। अब तुम खुद चल कर आए तो सोचा तुम्हारी जगह ना सही तुम्हारी लाश घर तक पहुंचा दो। आफ्टर ऑल ऑफिसर छुट्टियों पर निकला है और बीवी को किडनैप करते मारा गया। बहरहाल अब सिर्फ एक बात का अफसोस है, मैंने इसमें रिश्तों को निभाने की सलाहियत जो छोड़ी है ये मुझे पर भारी है। वो कहता करीब आया। बुरहान इसके वजूद को देखने लगा। वो पहले से काफी ताकतवर लग रहा था। फेरी तो अभी सख्ते में ही थी। क्या ये जो मैं देख रही हूँ वो ख्वाब नहीं हकीकत है? सही आलम इसकी आपी का शोहर, जिसके लिए इसकी आपी इतना रोई थी, पागल होने को आ गई थी, वो आज अचानक इनके सामने यूं खड़ा था कि कोई यकीन ही ना कर सके। क्या इसकी आपी को मालूम है इसका आलम आ गया? वो सोचने लगी। नहीं, इसकी मामा को भी तो नहीं मालूम। ये अचानक क्या हो रहा है? पहले बाबा, अब बेस्ट। वो कुछ ना समझते हुए बेड पर बैठ सी गई। इसके छोटे दिमाग ये शौक झेलने के भी काबिल नहीं थे, इसीलिए खामोशी बैठी रह गई कि इसका बाबा कुछ करे अपने बाजू का, और इसे मौका मिले तो जाकर झिझोड़ कर आप ही को बता दे कि इसका आलम आ गया। अब आप नहीं रो सकेंगी और ना ही आपको रोते देखकर मामा को तकलीफ होगी। सही ने किसी पर भी नजर डाले बगैर दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। बुरहान शशरत था तो फेरी को पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे तो अपने माँ बाप समझ नहीं आते थे किस कंपनी के हैं, भला इस भला को कैसे समझती। निशाना जानबूझकर गलत जगह मारा है। अफसोस। इसका बाजू का मुआयना करते वो गोली का गोश्त देखकर कहता लब भीज गया। बुरहान ने घूरा। मतलब क्या है? तो मुझे मारना चाहते थे? गुस्से से बोला। सईद ने अपना लाया गया खंजर दिखाया और बुरहान घूमकर फेरी के सामने खड़ा हो गया कि वो इस मंजर को ना देख सके। इस लम्हे वो ये भूल गया कि इसकी फेरी साल पूरा किसके साथ गुजार चुकी है। मेरा ये खंजर सिर्फ काटने के काम सर अंजाम देता है, पर आज देख लो वो क्या काम कर रहा है। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारे तो हाथ भी नोचने के काम आते हैं। पता नहीं होरी पर कैसे मोहब्बत लौटाते हैं। इसका दिल किया इसे तंज मारकर तीरों से ही मार दे। सई ने जरा सी नजर उठाकर बुरहान को आंखों में देखा था और बुरहान इसकी बुरी आंखों में सुर्ख लकीरें देखकर उलझ गया। मुझे पसंद नहीं आता इस पर कोई गैर नाम रखे। मुझे पसंद नहीं आता इसका जिक्र दूसरों के लबों पर आए। मुझे ये भी पसंद नहीं आता इसकी सोच किसी के दिमाग में आए। वो काफी वहशी अंदाज में कह रहा था और बुरहान इसके कैफे से उलझ ही गया। ये क्या कह रहा है? मुझे उम्मीद है ऐसा आइंदा नहीं होगा। वो झटके से गोली इसके बाजू से निकालता हुआ वहां पट्टी करके बोला और खंजर सामने करते बुरहान की आंखों में अपनी बुरी आंखें मुस्कुराती हुई डाली। दूसरे ही लम्हे खंजर पर लगा खून बुरहान के कंधे पर साफ किए। इसने खंजर बेल्ट में लगाया और एक मुस्कुराती नजर फेरी पर डालकर इसका गाल छुआ। ये हकीकत है। सही आलम द बेस्ट इज बैक। वो गाल थपथपाकर कहता वहां से निकल गया। फेरी सांस रोके अपने गाल पर हाथ रखते बैठ गई, जैसे आज इसका ख्वाब पूरा हो गया था। बेस्ट ने इससे बात की थी। ही इज रियली बैक बाबा, वो सरगोशियाना बोली। बाबा ने अपनी बेटी को दिखाया जो खोई हुई दरवाजे को देख रही थी जहां से वो गुजरा था। वो कितना बुरा है, फिर भी लोगों के दिलों में कैसे रह रहा है? वो बड़बड़ाया। वत्तज़ा मंतशा वत्तज़ल मंतशा, फेरी बड़बड़ाई। बुरहान के दिल में एक एहसास सा जागा। बेशक, वो बड़बड़ाया। याहू!
वो चीखी खुशी से पागल होती नारा लगा गई। बुरहान ने नापसंदगी से घूरा, भाड़ में भेजो बैग को। मुझे ये बताओ, इसने हमारी बातें सुनी है? वो दांत पीसता हुआ बोला। फेरी ने चौंक कर अपने बाबा की सुर्ख रंगत देखी। नहीं, इनकी ऐसी आदत नहीं, मामा कहती हैं वो दूर से सुन लेते हैं, काफी शार्प माइंड है। हाय, वो गालों पर हाथ टिकाए बोली। बुरहान का दिल के अपने बाल नोच ले। तुम इसके बारे में नहीं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करो, मैं काफी पुरस्कार सा बंदा हूँ। अपनी फटी जेब ठीक करते हुए वो बोला। बाबा, अच्छा मजाक कर लेते हैं। फेरी खिलखिलाती हुई उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। बुरहान ने चौंक कर इसकी पीठ देखी। ये मेरी बेइज्जती है या तारीफ? वो मुस्कान के पेपर्स ढूंढता हुआ इस्तफार करने लगा। आई एडमायर, आई डोंट नो व्हाई पीपल मिस इंटरप्ट इट। मैं तो तारीफ ही करती हूँ, लोग पता नहीं क्यों गलत मायने अखज़ करते हैं। वो मासूमियत से आंखें टिपटिपा कर बोली। वाह फेरी, अच्छा चुना लगाती हो। देन इट्स ओके। वो सर हिला गया। अच्छा गाड़ी है बाबा? वो अपना बैग पैक किए उठाकर मुस्कुराती बोली। बुरहान ने देखा इसे वो नाइट ड्रेस में ही इसे स्कार्फ पहनते बैग उठाए देख तैयारी कर खड़ी थी। मेरी फेरी बेटा, चेंज तो कर लो, वो कहका लगाकर बोला, जिस पर इसके रुखसार सुर्ख पड़ गए। अच्छा सही, पर जल्दी चलें, मुझे आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना है बाबा जी। वो बैग बेड पर रखकर इसमें से एक ड्रेस निकालकर बाथरूम की तरफ भागी। बुरहान हंस पड़ा मोहब्बत से देखते। कितने लम्हात में इसने मिस किए दिए जो इसकी मासूमियत से भरपूर थे। वो सोचकर लब भीज गया और मुस्कान के कुछ सूट्स पैक करने लगा। साथ ही इसकी जरूरत की चीजें उठाकर लब गोल शेप में किए शरारत से मुस्कुरा रहा था। वो पैक किए खड़ा हुआ जब शॉर्ट शर्ट ब्लैक स्कर्ट में बालों को पोनी में बंधी इसकी फेरी बाहर आई। बुरहान तो शशदा रह गया। ये इतनी बड़ी हो गई, अपने बाल खुद बांध रही है। एवरीवन हियर इज फूलिंग मी। यहाँ सब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बाबा, यू आर मिस इंस्ट्रक्टिंग सेंडिंग। वो हंसी हुई बोली। बुरहान करता रह गया। अच्छा मैं जाती हूँ बाहर गाड़ी में, अब मामा को लेकर आ जाएं। रुको, अब की मामा का शॉप कौन संभालेगा? बुरहान दुराने इसे मालूम हुआ था कि वो फ्लावर शॉप चलाती है यूनान के ग्रीस शहर में। इसे धचका लगा था कि एक लेडी बॉस, एक एसएसपी की बीवी, सईद आलम की बेटी का दर्जा रखने वाली लड़की शॉप चलाती है। पर यह हकीकत थी जो इसे काफी अजियत के साथ कबूल करनी पड़ी थी। और अब इसे के बारे में ख्याल आया और फौरन पूछा, बाबा वो मामा के यहाँ 2 भाई भी हैं, वो संभाल लेंगे। डोर पर रुककर वो बताती हुई मुस्कुराई। बुरहान चौंका। इसके 2 और साले कहाँ से आ गए? कौन? नाम क्या है? वो अली रजा और मुस्तकीम गुज्जर, दोनों बहुत अच्छे भाई हैं मामा के और शॉप पर हेल्पर हैं। पर अब मामा के जाने के बाद दोनों संभाल लेंगे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे प्यारे मामू हैं दोनों। वो बैग पकड़े वहां से निकली और बुरहान तो वैसे ही शौक में था। अब क्या कहता, सर हिला गया। इसके जाने के बाद दरवाजा लॉक करते इसने मुस्कान को देखा, जिसके पांव बेड से नीचे लटक रहे थे और खुद आधी बेड पर पड़ी हुई थी। तो साइको डार्लिंग, अब आप बिल्कुल मेरे रहमो करम पर हैं। अफसोस, शदीद अफसोस। वो इसके लिए अलमारी से निकाला गया रॉयल ब्लू कलर का सूट लिए बेड पर आया और खींचकर इसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाए दोनों तरफ हाथ रखकर इस पर झुकाया। क्या होता अगर तुम मुझसे शर्माती? मुझे देखकर सारा दुपट्टा शर्म से खा जाती। क्या होता अगर सिर्फ नील्स रंगीले होने की बजाय तुम मेरे लिए चूड़ियां पहनती, खूबसूरत भड़कीले लिबास पहनती, अपनी नाक में नोजपिन, कानों में इयररिंग्स, बालों में फूल महकाती। वो अपने लब इसके गाल पर रखते इसके चेहरे की मासूमियत को देखने लगा। सुनहरी लंबे बाल जो सफेद बेड पर बिखरे पड़े थे और स्याह लाबनी पलकें, शंगरफी पंखड़ियों से भरे लब, तीखी सी नाक, एक पुरकशिश, एक तीखापन था इसके नकूश में कि जालिम पहली साकित कर दे। इसे याद था जब वो इसे मुकम्मल नोटिस में आई थी इस क्लब में जहां वो मिली थी पागल बिगड़ी हुई लड़की के रूप में और इसे अच्छी खासी लेडी ऑफिसर से पढ़वाई थी। आह काश मालूम होता, अपने हाथों से पेंशन देता तुम्हें। वो इसके नाक को दांतों में दबाकर इसके दोनों हाथों को उंगलियों में उलझाए इसके सर को पीछे बांध गया और पेंशन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म। वो इसके माथे पर बोसा देता इसके लोबों पर रुका और बेड पर गिरते इसके वजूद को अपने सीने में गिरा लिया, जबकि इसके सुनहरी बाल पूरे इसके चेहरे पर बिखर गए। बुरहान गहरा सांस भरता इसकी सांसों को खुद पर महसूस करने लगा। वाह कितना सुकून है तुम्हारी खामोशी में। वो करवट के बल पड़ा इसके चेहरे को ठोड़ी में पकड़े ऊंचा करते इसकी आंखें चूमता हुआ गोया हुआ।
अब पता नहीं क्या किया होगा कालिया। जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ, बल्कि जब तुम्हें होश आएगा तुम मेरे कब्जे में होगी। वो हंसता हुआ इसके लबों पर शिद्दत से झुक गया, जिसारतों और बेबाकियों पर उतर आया और उसकी गर्दन में चेहरा छुपा इसके नाजुक से सरापे को कब्जे में लिए पूरी तरह इस एहसास को खुद में महसूस कर रहा था। काश ये बेहोशी नहीं, नींद का नूदी होती। वो इसकी सुर्ख भीगे लबों पर अंगूठा फेरते हुए इसकी आंखों को देख रहा था कि वो महसूस करती ही से, जितनी तुम खूबसूरत हो इतनी ही तुम्हारी ये सांसें मदहोशकिन है। वो इसकी नाक से नाक सहलाता इसके लबों को छूने लगा नरमी से, और साथ ही इसके हाथ को उंगलियां सरकती हुई इसकी नाइटी की डोरियां से उलझने लगी। आई कैन नॉट वेट एनी मोर साइको बेबी। चलो चलने की तैयारी करें। इसके शानों पर लब रखते हुए इसके गालों को लबों से छूकर इसकी उंगलियों को छूकर इसे चेंज करवाने लगा। आज एक शोहर अपनी बीवी को किडनैप करेगा? वाह वाह वाह, सलाम है मुझ पर। मैं एक वर्ल्ड फेमस गुंडी, बोले तो लेडी बॉस को किडनैप कर रहा हूँ। भाड़ में जाए मशहूर किडनैपर, मुझसे तेज कोई नहीं हो सकता। वो कॉलर झटकता है, ड्रेस लेकर इसके पास बैठा। कुछ देर में वो खूबसूरत स्कर्ट टी शर्ट में मलबूस थी। बेड से कुछ फासले पर वार्डरोब के साथ हैंग लॉन्ग कोट उठाकर इसके पास आया। हमेशा की तरह पहनने वाला लॉन्ग कोट इसे पहनाया। रैक में लॉन्ग बूट्स निकालकर इसके पाँव में पहनाकर गहरा सांस भरते उठा। मेज पर रखे बबल्स रैपर से आजाद करते खुद मुंह में डालकर इसे देखने लगा। बाकी के टेबल से मुट्ठी भरकर कुछ अपनी जेब में रखे तो कुछ इसकी जेब में। अब बेहोशी में तुम्हें ग्लासेस पहनाने से रहा और बबल तुम खा नहीं सकती, ये दोनों काम मैं कर लेता हूँ। वो आंखों में ग्लासेस लगाए बबल चबाता हुआ इसे उठाकर सामने खड़ा हुआ, जिस पर इसका सर लहराकर बुरहान के कंधे पर आया। इस अदा पर वो निहाल सा होकर इसकी नाजुक कमर में बाजू डाले झूलने लगा तो लब इसकी गर्दन पर रखे। पर फिर भी मेरी हो। वो सॉन्ग के एंड पर मुस्कुराया, कंधे पर डाले दूसरे हाथ में इसका बैग थामे रूम पर सरसरी से नजर डाली। मुझे पता है तुम्हें यहाँ की बहुत याद आएगी, पर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भी तो लानी है मेरी जान। वो बड़बड़ाता बैग रखकर दरवाजा खोलता बैग उठाए बाहर निकला और लाउंज में ही इसे जेब में हाथ फंसाए कानों में लगे ब्लूटूथ किसी से अपने मखसूस रोबदार सर्द लहजे में मुखातिब। शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए से अपने दराज कामत चौड़े वजूद के साथ ज़हीर आलम खड़ा था। वो नहीं जानता था किस पर निशान किसने डाले थे, और वो ये भी नहीं जानता था वो क्यों अपना माजी दफना चुका था। बस वो इतना जान पाया था कि इस पर निशान जरूर इसे बदसूरत करने के लिए डाले गए होंगे, पर कहते हैं ना जिसे रब रखे इसे कौन चखे। वो रब का तख्लीक था। इसे बदसूरत बनाने की पूरी कोशिश थी, पर वो बन नहीं सका, बल्कि इस वहशत इसका तलस्सुम लोगों पर इस तरह छा जाता कि वो ठहर से जाते थे। सही ने सामने खड़े अपने आदमी को इशारा दिया, जिसने मुअद्दब से भागकर बुरहान से बैग लिया। बुरहान ने बैग इसके हवाले करते मुस्कान को ठीक से बाजुओं में भरा। ख्याल रखना, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मुस्कान के माथे से बाल सवार कर बोसा देता शौक खड़े बुरहान की आंखों में देखता बोला। वो सर हिला गया। क्या ये बंदा नरम दिल भी है? वो उलझता खुद से ही सुलझता हुआ सवाल निकाला। अब इन जैसे लोगों को तो हाय या अलविदा कहने से रहा। इसे कहते खुद शर्म आ जाए या इस बंदे को नजरों से कहकर लगा उठे, एमी खुद ही शर्मिंदा हो जाए। वैसे मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, एमी मुझे लोगों को अलविदा बाय कहते अच्छा लगूंगा। वो बड़बड़ाता हूँ करता बाहर निकला। वाह सर, कमाल कर दिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी आप जिंदा आएंगे। अरमान इसकी बिगड़ी हालत पर बाजू पर पट्टी, जेब में फटा लब, नेल पर पड़े निशान और सुर्ख नाक देखता मुस्कुराकर जोश और खुशी से बोला, मुझे भी। गर्दन अकड़ाते हुए बुरहान ने आदमी को डोर खोलते देखकर इसे साइड होने का इशारा देता अंदर सीट पर मुस्कान को डाला। दफातन वो ठटका सीधा हुआ और जेब ठीक करते आंखें आबरू स्केर कर मुड़ा। इस बकवास का मतलब? वो बिखरे हुए तेवरों से अरमान के सामने आया, जिससे वो कहकर ना दबाना मुश्किल हो गया। सर, मुझे लगता है कोई दूसरा कोट पहन ले। ये ले, मेरा पहने। अगर पाकिस्तान में ये न्यूज़ पहुंच गई ना कि एसएसपी बुरहान इल्वी की बीवी को लेने जाते हुए बीवी के हाथों जख्मी बिखरा फटा गोली खाकर बाहर निकला था, तो सर हमारी अजीम हस्ती की इंसल्ट हो जाएगी। प्लीज, लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी फोर्स को कंट्रोल करने वाले की बीवी ने दुर्गत। इनकी तो घर में बीवी के पास इज्जत
ये तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो झुर्झुरी लेकर मासूमियत से बोला, बकवास बंद करो। ये तुम कह रहे हो या दुनिया? बुरहान हैरत से सुनते इस नमूने की बकवास पर भड़क उठा कि अरमान का जोरदार कहका गूंज उठा। कर ले बकवास, मुझे आना वही है, फुर्सत से मुलाकात करेंगे। यू आर डिसमिस। वो गुस्से से बोला। हाँ तो फिर शुक्रिया सर, कितने दिन की छुट्टी करूं? वो मुअद्दब सा बत्ती सी दिखाकर बोला। बुरहान भड़क उठा। यू आर डिसमिस। वो चबा चापा कर इसके मुंह पर बोला। यस सर, 2 माह के लिए। थैंक यू सर। वो सल्यूट करते अलर्ट हुआ। मैंने ये कब कहा? मार मैंने खाई है, दिमाग तुम्हारा हिल गया है। वो गुस्से से बोला, वरना तो बस नहीं चल रहा था इसका कुछ कर दे। सर आप जानते हैं आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा ड्यूटी में। वो मायूसी से बोला, हालांकि अपने सर की हालत पर इसका दिल कह के लगा रहा था। नहीं बेटा, जब मैं मर जाऊंगा तब भी दिल लगाने के लिए कब्र में आएगा। मुझे तो तुम्हारी नीयत जरा बराबर ठीक नहीं लगती। बीवी से जूते खाकर मुझसे तो नहीं दिल लगा रहे। बंदा बन और अब निकल यहाँ से, आकर तुमसे फुर्सत में मीटिंग करूंगा। वो गुस्से से कहता हुआ डोर खोलकर अंदर बैठा। अरमान कहकर लगा उठा। जब इसे गुस्से से घूरते आंखों पर ग्लासेस चढ़ाकर वो जन से गाड़ी भगा ले गया। अरमान पीछे मुस्कुराता हुआ देखता रहा। दफातन खामोश फिजा में इसके मोबाइल की रिंग हुआ। इसे देखा तो स्क्रीन पर एसएसपी बुरहान इल्फी चकमगा रहा था। अरे अरे सर, आपको इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। काल ओके करते हुए कान से लगाते वो कहका लगा उठा था। और आज जाने वो क्यों सारे तंज हिसाब बराबर करते दिल खोलकर अपने सर को जला रहा था। बकवास बंद करो, जाकर मरो, पर याद रखना सिर्फ 1 माह मेरी बराबरी करने की सोचना भी मत। इज्जत से जाकर 1 माह बाद ड्यूटी ज्वाइन करो। वो गुस्से से बोलता हुआ बंद करने लगा था कि बीच में ही वो बोल पड़ा। सिर्फ 1 मिनट, वो क्लोरोफॉर्म तो है ना आपके पास? इसने फिक्रमंदी से पूछा। बुरहान उलझा। क्यों? पूछने की वजह? यस सर, ये है कि मैम जाग जाएंगी तो आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए। वरना तो सर इतनी दूर जा रहे हैं, आपकी लाश। अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ, माजरत सर। पर दूसरों के मुल्क में आकर हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। आप इस वक्त ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज कर रहे हैं जो अगेंस्ट ऑफ ट्रैफिक लॉ के है। वो काफी संजीदगी से बोला। शट अप। यहाँ सब मेरे माँ बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो इसने झुड़का। इट्स ओके सर, ये हमारा फर्ज था, अब शुक्रिया ना करें। इसने गुस्से से भड़क जाने पर के बाद भी वो बाज नहीं आया। बुरहान ने इसका जवाब सुनते तहम्मुल से सांस खारिज किया। बेटा, तुम मुझे वापस आने तक अपनी मनहूस आवाज मत सुनाना, इसने कहते खटक से कॉल डिस्कनेक्ट किए। बाबा, अरमान अंकल कितने अच्छे हैं ना। बैक सीट पर बैठी फेरी मुस्कुराहट छुपाकर अपने बाप की हालत पर अंदाजा लगाकर शरारत से बोली। जरूरत से ज्यादा बेटा, इसकी छाई हम पार्क चलकर फुर्सत से देखेंगे। वो जबरन मुस्कुराता हुआ गोया हुआ और गुस्से से मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका कि फेरी की खिलखिलाहट उठी और चेहरे को मिरर में देखते वो भी मुस्कुरा दिया। पास बैठी मुस्कान को खींचकर अपने हिसार में ले लिया। अब ठीक है। बुरहान को मीसनी को अपने हिसार में लेते से माथे पर बोसा देते देखकर फेरी ने फ्लाइंग किस करते अपनी आंखें मिची। यस बाबा की जान, बदले में बुरहान ने किस भेजते हुए कहा और ध्यान दोनों पर देने के साथ सामने ड्राइविंग पर भी करता रहा। अल्लाह खैर। वो जैसे रूम से निकला सामने से आती अपने ही ख्यालों में गुम सिमी सीधा इसके वजूद से टकराई, लहरा कर गिरती। आरिफ ने बौखलाकर इसकी कमर को बाजू डालते से थामा। सिमी के तो हवा से उड़ गए और वो चीखें मारती आरिफ को कंधों से जकड़ गई। रिलैक्स है बीवी, कुछ नहीं हुआ। वो सीधा होता हुआ इसे खींचकर सीने से लगाकर कान में बोला कि तंग सार इसके लम्स पसीने की खुशबू पर वो सुन पड़ गई और पल में से पहचानते नीची आंखें पट से खोली। तुम? वो इसके सार में मचली, पर आरिफ ने हंसते हुए इसके दोनों बाजू जकड़कर फौरन इसके पीछे कमर से बांध दिए कि वह मुकम्मल बेबसी से इसके आसार में आ गई। ये क्या कर रहे हो बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं? छोड़ो मुझे। वो सुर्ख इसके सीने से लगी खफकत से गुराई। मुझे ये बताएं, शर्म किस बला का नाम है? अच्छा, इसे दफा करें। अब मुझे ये बताएं, क्या हाल है? छुप क्यों रही है मुझसे? इसकी मुज़ाहमत देखते इसने इसे खींचकर दीवार से लगाते इसकी कलाइयां साथ में कैद कर दी। सिमी आंखें फैलाकर हलक तर करती अपनी दीवार से लगी दोनों कलाइयां देखती सहम गई। ये तुम्हें क्या हो गया है आरी? वो अपनी कलाइयां छुड़वाने की कोशिश करती बेबसी से बोली। आप कुछ होने कहाँ देती हैं? वो इसके सुर्ख चेहरे को देखते अपना चेहरा इसके करीब करते बोला। सिमी दीवार से चिपक सी गई। मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत बुरा हशर करूंगी। वो गुस्से से बोली। इसे खौफ था कहीं वो इसकी बढ़ती धड़कनों ना सुन ले जो यूं इसके एकदम करीब आने पर उथल पुथल मचा रही थी सीने में।
मेरी चूड़ियां टूट जाएंगी। वो कलाई में पहनी चूड़ियां, काली चूड़ियों को देखती मिनमिनाई। आरवी इसके माथे पर चमकते नन्हे शबनम के कतरे देखता हंसा। मैं दूसरी पहना दूंगा। वैसे भी मेरी दरस में आओगी तब इन्हें तो अलग होना ही पड़ेगा तुमसे। वो इसकी कलाइयों से हाथ सरकाता इसकी उंगलियों से उंगलियां उलझाकर आहिस्ता से मजीद फासला मिटा गया कि अब तो सिमी इसकी सांसों की तवश अपने चेहरे पर महसूस करती बिल्कुल अपनी सांसें रोक के सीधे खड़ी हो गई थी। मैं नहीं उतारूंगी इन्हें, वो गुस्से और बेबसी से बोली, पर अनजाने में वो इजहार करती से खुशी की बुलंदियों पर पहुंचा गई। मैं उतारूंगा ना, तुम क्यों इतनी तकलीफ करोगी, वो सरगोशी में कहने लगा। और वह इसकी मायने खेज बेबाक बात सुनकर कानों की लू तक सुर्ख पड़ गई और सख्ती से आंखें मींच गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, सिर्फ एक बार शहजादी को आने दो, वो खुद तुम्हारी गल टिकाने लगाएगा। तुम्हें नाम की भी शर्म नहीं, एहसास ही नहीं तुम में से। बाकी तो शहद की तरह बोलती हैं, दिल करता है कि पी जाऊं। जब अब बड़ी होने का दौरा पड़ता है तब अल्फाज जहर लगते हैं आपके। इसके बात सुनते सिमी की आंखें फैली। मतलब मैं जहर लगती हूँ? इसने लब भींच कर सोचा। हाँ, जहर तो लगूंगी, आखिर इतनी बड़ी जो हो। इसका बस नहीं था अभी से धकेल कर वहां से भाग जाए। दूर रहो मुझसे बेहुदा इंसान, वो गुस्से से मचलने लगी। अरे मुस्कुराहट होकर इसके नकूश में सुर्खी को देखने लगा। चुप क्यों रही थी? शहद रंग आंखें सुकेड़ कर वो इसे देखने लगा और इसके देखने के अंदाज से सिमी को लगा इसके सारे भेद जान जाएगा। वो नजरें चुराती कतरा कर भागना चाहती थी, पर इस लड़के पर कहाँ रोक चलता था बड़ी होने का, ना ही इसके भाई का खौफ था। कब छुपी? वो खुद से खफकी से बोली। इसकी दहकती सांसों से उलझती आंखें पलकों मींच कर खड़ी थी। ये छुपना ही तो है, सुबह ना नाश्ता और ना ही रात को डिनर पर। क्यों? पहले अपने अलर्ट शरीफ छोड़ के जॉगिंग से आते अपने हाथों से फ्रेश जूस देती थी, तौलिया थमाती थी, ड्रेस निकाल कर रखती थी, पर अब ऐसा क्यों नहीं? मुझसे डर रही हैं? वो काफी दुख से बोला। सिमी ने तड़प कर आंखें खोलते से देखा। वो नजरें चार होने पर सर झुका गई। नहीं लगता तो तुमसे डर, वो मध्यम आवाज में मिनमिनाई। तो फिर किससे लगता है? इसने हाथ छोड़कर इसके रुखसार पर हाथ टिकाकर इसका गाल अंगूठे से सहलाया। सिमी के सारे वजूद का खून से बढ़कर इसके चेहरे पर आ गया। इसके अंगूठे के लम्स पर इसका दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ रहा था। ऊपर से इसकी लो देती शौक नजरें अपने चेहरे के नकूश से उलझते देखकर वो तो सांसें भी बंद हो रही थी। किसी से नहीं हटो पीछे। अब वो इसे कैसे बताती? इसे खुद से ही डर लग रहा था। खुद ही डर रही थी क्योंकि वो किसी भी पल इन एहसासों के हाथों पागल ना हो जाए जो इसे तंग करते इसकी रातों की नींद उड़ा गए थे। वो जाने क्यों समझता नहीं था, क्योंकि इसके लिए और मुश्किलात पैदा कर रहा था। पर वो मासूम भी तो नहीं था, कितना तेज था, सब समझता था, पर फिर भी इसे तंग कर रहा था। इसे दिन ब दिन कमजोर करता अपने शहर में जगड़ा था, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी, पर ऐसा हो रहा था। आपको इस वक्त इतनी सर्दी में पसीने क्यों आ रहे हैं? वो उंगली इसके माथे पर फेरकर इसके नन्हे नन्हे शबनम के कतरे समेट गया। कोई नहीं, आज गर्मी है बहुत। सिमी बखुलाकर भट्टे से माथा साफ करती हुई हालांकि तरकीब मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश में करने लगी। अच्छा हाँ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है बहुत। वो सर हिलाता हुआ बहुत को खींच कर बोला। सिमी अपने हाथ चलाती खनकती चूड़ियां इसकी धड़कनों में शोर मचाती आंखें फैलाए इसे देख रही थी, जिसने बहुत को काफी लंबा खींचा था। आइब ने इसके देखते गले से तौलिया निकाला और इसके गर्दन में डालते जिस सामत से चिपकी टी शर्ट को झटके से उतार दिया। बेबसीना है। वो इसके इरादों हरासा इसकी भीगी शर्ट की तरफ इशारा देती हुई तौलिए की मुट्ठियों में भींचकर इसे देखने लगी। ये मुझे जिम में जाने की वजह से आया है और आपको इसकी भीगी शर्ट इसके सर पर डाली। सिमी बगैर पल के झपके साकित इसके छोड़े वजूद को देख रही थी, जो सच में शर्म से नावाकिफियत रखते हुए इसके सामने शर्ट उतार कर अब दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाए खड़ा था। वह धूप निकलने का भी इसके तवाना बाजू को देखती तो कभी जोड़े शानों को। ये तो सच में कहीं से छोटा नहीं लगता। इसका दिल रोने जैसा हो गया इसके वजूद को देखते। मुझे तो गर्मी से पसीने आ रहा है, दिमाग से आ रही बदतमीज बेशरम सब कुछ। वो भराई आवाज में गुस्से से भड़क उठी। ओहो अलजानम, मुझे भी अलपसीना गर्मी से आ रहा है। डोंट वरी, हमारी कंडीशन सेम है। वो इसकी टपटपाई नजरों से देखता आंखें दबाकर बोला और सिमी का हलक जैसे कांटों पर चुभ गए हो। तुम एक नहायत ही बकवास बेशरम बंदे हो। तुम्हें तमीज नहीं बड़ों के सामने नंगे कि शर्ट नहीं उतारते। वो बुकलाकर कहती वहां से जाने के लिए पर तोलने लगी, पर बाजू हटाए तो हो जाए जिसे घेरे में लिए खड़ा था।
सिमी का दिल डूब सा रहा था। इसके बगैर शर्ट के वजूद के सामने खड़े होते इसके अंग अंग में से पसीने छूट रहे थे, तो पलकें शर्म से बोझ समेट कर झुक सी गई थी। नहीं, आपका दिल एक्सरसाइज कर रहा है, आपको इसीलिए पसीने आ रहे हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे चेक करने दे, मैं डॉक्टर रह चुका हूँ। आपका भाई जब किसी का ऑपरेशन करता था तो पहले इनका चेकअप मैं ही करता हूँ। वो हाथ बढ़ाने लगा, जिस पर सिमी के कान साई साई करने लगे। क्या बेहूद गया है, वो गुस्से से बोलती इसकी शर्ट को सीने से लगाए बाजू बांध गई, जबकि नजरें सिमी से मजबूत मसल्स पर जा रही थी जिसने दोनों तरफ से इसे घेर रखा था, तो कभी इसके सिक्स पैक्स पर। अरे अरे, इतनी सेफ्टी में कोई बंदा नहीं, अल शरीफ बंदा हूँ, यकीन कर ले। आपने इतना वक्त साथ गुजारा है, कभी एक किस भी की है आपको यहाँ? वो इसकी शर्म से झुकी लरसती पलके को उठते देख आंखों से झांकते इसके लबों को देखता बोला। सिमी पहले तो इसकी बेबाकी पर साकित पड़ गई और दूसरे ही लम्हे वो खुलाकर अपने वो लब भींच लिए। इसे आज क्या हो गया है? वो बेबसी से सोचती नजरें उठा नहीं पा रही थी। अच्छा ऐसा करें, मेरी ही चेक कर लें, इसने कहते बगैर इसे समझने का लम्हा दिए इसकी चूड़ियां और बड़ी कलाई को थामते हुए सीधा अपने दिल के मुकाम पर इसके स्पेड हाथ की हथेली रखी। जहां वो मुस्कुराया इसके लम्स पर वहीं सिमी बिल्कुल सुन सी पड़ गई थी। इसकी धक धक करती धड़कनें इसके अपने हाथ में मुंतकिल होती अपने पोर पोर में धड़कती महसूस हुई कि इसका वजूद होले होले से लरसने लगा था, धड़कनों की धमक से लरसने लगी हो। गले कैसे लगाओगी तुम, इतनी नाजुक हो? आरिफ इसकी कैफियत इसके लर्जिश देखता झुककर कान में सरगोशी में बोला, आपका दिल करता है या नहीं? आप चेकअप करने नहीं देती, पर कसम माने मेरा दिल जब भी आपकी चूड़ियों भरी कलाई झुकी नजरें देखती हैं तो यूं ही एक्सरसाइज करता है। और सितम ये कि कोई मसीहा ही नहीं पास कि चेकअप करके राहत दे, खुद ही जुल्म झेलता बर्दाश्त करता आहें भरता हूँ। ये तुम अच्छा नहीं करे बदतमीज। आरी मम मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो रो देने को थी, इसकी दहकती सांसें रुखसार पर महसूस करती। तिरछी नजरों से वो उंगली भर के फासले को इसके लबों और अपने रुखसारों से देखती बिल्कुल सांस रोके आंखें मीच गई। आप बड़ी हैं तो मुकाबला भी बड़ा करें। अगर मैं बोसे की तमन्ना रखूं तो आप अपना बड़ापन दिखाएं और इस तमन्ना को पूरा कर दें ताकि मुझे यकीन हो आप सच में बड़ी हैं। अगर मैं गले लगाने की ख्वाहिश करूं, बस करो, कौन से दौड़े पड़ गए हैं तुम पर बेहुदा जली अरबी इंसान। इसकी सांसों को सरकता अपने चेहरे पर इसके लबों तक का सफर करते देख वो इसकी बेखुदी का फायदा उठाती ही एकदम से इसके सीने पर हाथ रख के इसके पीछे दिखेलती सुर्ख दिल मिलाते चेहरे के साथ रोने जैसी हो गई और वहां एक पल भी खड़ी रहे बगैर दौड़ लगागी। कहीं वो सच में ही ना कर दे वो जो ख्वाहिश पाल रहा था, या आजकल इसे देखकर जो हरकत बेबाकियां कर रहा था। अलसिमी जी वल शोहर का तौलिया तो देती जाए, ये कोई इशारा समझू। इसके भागते देखकर हंसते हुए और इब्ने दुहाई दी जिस पर इसके कदम थमे और वह दिलखशी से मुस्कुरा था कि सुकेट कर इसकी छोटी को देखता भीगे बालों में उंगलियां उलझाने लगा। मरो, वो गुस्से से तौलिया निकालकर दूर से इसकी सिमत फेंकती सुर्खी से बड़बड़ाई। और शर्ट, वो आगे बढ़ी जब वो फिर बोला, नहीं आप रख लें, मैं बाद में आकर लेता हूँ। दोनों हाथ फिजा में उठाकर इसने इल्तिजा की। सिमी ने चौंक कर सीने में लगी मुट्ठी से मैं भीजी इसकी शर्ट को देखा। हम ना सही, हमारी शर्ट ही सही, फिर भी अगर इसे यूं ही सीने से लगाए रखेंगी अलसिमी जी तो ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। अगर आप बड़े लोग ऐसे ही नाइंसाफी करेंगे तो हम छोटे बेईमानियों पर जरूर उतर आएंगे ना। वो वार्न करने लगा जिस पर सिमी का दिल सुकर सा गया। तुम्हारा मैं कुछ कर दूंगी बदतमीज आरी बददिमाग कहीं के। वो चौथी पांव पटकती शर्ट को नीचे पटक कर वहां से भागी, जिस पर आरिफ ने जोरदार कहका लगाया जो उसके रूम में बंद होते तक सुनाई दिया। इसने आगे बढ़ते तौलिया उठाया और कुछ आगे से शर्ट उठाई। अगर इसकी जगह आप अपने छोटे से शोहर को सीने से लगाती, से बहलाती नहलाती, इसकी ख्वाहिशात आरज़ात पूरी करती तो ज्यादा अच्छा रहता। हम छोटे लोगों के लिए मैंने फरमाया है कि ऐ बड़ी बीवियों, इन्हें खुश किया करो, अल्लाह बदले में सवाब देता है। इसने दरवाजा नॉक करते हुए कहा। फासले पर मिरर के सामने खड़ी सिमी अपनी धड़कनों को संभालते अचानक आवाज पर सटपटा उठी और इसका फरमान सुनकर वह मुश्किल हंसी दबाती वरना दिल कर रहा था अब इसका कुछ कर दे। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। इसकी बात समझती शर्म और हया से लाल होती बोली, हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुमने धोखा किया है जिसका हिसाब तुमसे मेरा भाई आकर लेगा। आप करके देखें, अगर आपको सवाब ना मिले तो मुझे कहना। और लॉक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता सिमी की जान हाथों में आ गई और वह भागकर बौखलाई इसी दरवाजे से लग गई जैसे वो अभी अंदर आकर अपनी मनमानियां करेगा।
सिमी जी। मुसलसल खामोशी पाकर इसने शरारत से जज्बात से चूर आवाज में पुकारा। सिमी सिमट कर हाथों में चेहरा छुपा गई। इसे अभी भी खुद पर इसकी रेंगती सांसें महसूस हो रही थी जो इसने गुस्ताखियों पर उतरने की कोशिश में इसके चेहरे पर छोड़ी थी। आखिर जरा कपड़े तो निकाल दें, खाना दे दें यार, भूखा मारेंगी क्या? प्यासा तो पहले ही रखा हुआ है। वो दरवाजे से पीठ लगाए गंभीर आवाज में बोला। सिमी का चेहरा खून टपकाता, आंखों में आंसू आ गए इस पागल की बातों पर। पानी पिला दें यार, प्यासा हूँ। पहले जब आता था तो फौरन से पानी का गिलास सजा मिलता। खूबसूरत हाथों की खनकती चूड़ियों में सारी थकन दूर हो जाती। अब तो आता हूँ तन्हाई प्यासी रह जाती है, थकन बढ़ रही है मेरी। इसकी सारी बातों पर वो खामोशी से सुन रही थी, बगैर उफ किए। अलबत्ता इसकी हालत, इसके अल्फाज, इसके गंभीर होता गैर हो रही थी और दिल का रहा था इसकी आहट से छुप जाए। अलसिमी जी, आप खुद तशरीफ लाएंगी या मैं खिड़कियां तोड़कर डाका डालूं? वो ना सोचते हुए धमकी पर उतर आया। सिमी की आंखें फैल गई। मैं बात लेने जा रही हूँ, मैं बिजी हूँ। वो दोनों हाथ दरवाजे पर टिकाए वॉल ग्लास को देखने लगी। वल्लाह मैंने भी बात लेना है, फिर क्या ख्याल है? इसकी बात पर वो सदमे से गिरकर खुलते मुंह पर हाथ रख गई। आप ना बताएं, मुझे पता है। अल खामोशी वल रजामंदी। वो बमुश्किल कहकर सुर दबाए सुर्ख होता हुआ बोला। शट अप, यू जस्ट शट अप। बदतमीज, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, मार दूंगी, कुछ कर दूंगी तुम्हारा। आउट आउट फ्रॉम हियर। वो चीखी भागकर बाथरूम में बंद हो गई, जैसे वो अभी बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ अचानक इसे आग बरसाते रिएक्शन पर वो छत फाड़ कर कह लगा था। मजीद तक करने का इरादा तर्क करते अपने रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि कांपती लरजती सिमी शावर के नीचे खड़ी होती सोच रही थी कि क्या वो आज सच में आ जाता अंदर। और फिर मजीद सोचते ही इसे पहले झुरझुरी ले उठी और अपने हाथों और हथेलियों को देखने लगी जिनसे इसकी हथेलियां जुड़ी हुई थी। इसने अपना चेहरा शावर की तरफ कर दिया, जिस पर सिर्फ इसकी आग की मानी सांसों की महक थी, और पोर पोर भीतर दीवार से टेक लगा इस नीचे बैठकर घुटनों में ठोड़ी टिका दी। क्या वो सच में इससे? और भाई क्या इस पागल को छोड़ेंगे जब इन्हें इसकी हरकत का मालूम पड़ेगा? और वो खुद में ही सरगोशियां करती सोचों में गुम थी। इसे मालूम ही ना पड़ा वक्त गुजर गया और वह भूल गई थी इसे जल्द ही सोना है, ताकि जब वो किसी भी बहाने से मुखातिब करे तब वो सोई हुई हो और इसकी नजरों इसके पैगाम गुस्ताख अल्फाज से बच सके। पर आज वो जो बहाने करने के अंदर घुसी थी, इस वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। अपनी कुछ टूटी चूड़ियों की जगह वो इसके लम्स को अपनी कलाई पर महसूस कर रही थी। जब वो इसकी कलाई दीवार से लगाकर इसके करीब आया था, इसकी नजरों के सामने वो मंजर घूम रहा था जब वो इसे जगाने गई थी इसके रूम में। पर बेड के पास पहुंचकर ही वो अचानक लहरा कर इसके सीने पर गिरी। पर अभी वो संभलती या कुछ सोचती जब इसका मजबूत बाजू इसके कमर के गिरते पटकर वो इसे कंबल में लिए इसकी गर्दन में मुंह छुपाकर सो गया था। तब पहली बार इसके मुकम्मल मजबूत सार में आकर वो खौफजदा हुई, बल्कि इसकी धड़कनों ने अलग ही ले बदली थी और इतनी मिनटों इल्तिजाओं से इसे छोड़ा था। पर वो छोड़ने से पहले इसके लबों का लम्स, सांसों की गुस्ताखी इसे अपने चेहरे पर महसूस होती थी। और आज भी बाद में इसे सफाई करती मुलाजमा ने बताया था कि सांप के बेड पर पास ऑयल फैला हुआ है। पर कई लम्हे शशदर रह गई थी। इसने नीचे कलीन पर ऑयल फैला दिया था। इसके गिरते ही वजह से इंतजार में था, फौरन नींद के बहाने से खुद में समेटकर ब्लैंकेट में ले गया था और इसके जगाने पर इसके कानों में सरगोशी करते बताया कि ये इसकी जिंदगी की खूबसूरत सुबह है और वह हर सुबह ऐसी ही सुबह की ख्वाहिश रखता है। सिमी वो सब याद करती, लब दांतों में दबाकर शर्माती, चेहरा हाथों में छुपा गई थी। और अब वो बिल्कुल बदल गया था। पहले वैसे कपड़े या जरूरत की चीजें देती जाती तो वो खामोशी से लेता, मुस्कुरा देता था, और अब जब वो कपड़े निकालती तब इसके पीछे करीब खड़ा हो जाता और इसे मूव करने में परेशानी होती और इसके जुल्फों से छेड़छाड़ करता, इसकी चूड़ियों पर अपनी उंगलियां फेर कर इसे बदहवास करता, इसे परेशान करते, इस पर गहरा गहरा तंग करता या बिल्कुल इसके सामने खड़ा हो जाता। वो काम नहीं कर पाती थी और ये सब देखते वो भागना चाहती थी। और अब जब वो आता तो वो सोई हुई होती और इसे खाना मुलाजमा देती जो आरिफ ने रखी हुई थी और खुद जल्दी काम करके बिस्तर में घुस आती थी। पर आज वो समझी थी सो गया होगा, क्योंकि इस वक्त वो रूम में बंद होता था। पर इन्हें नहीं मालूम था इसे इस वक्त जिम में मिलेगा और अपनी ही सोचों में थी जब अचानक इससे टकराई थी और फिर वो पटरी से उतरकर इसे सहमाने लगा था। वैसे इसे इस वक्त जिम जाने की तवक्को नहीं थी, पर वो जा सकता था क्योंकि आरी जो था दिमाग से आरी। वो सोचकर हंस पड़ी। किसी ख्वाब की सूरत किसी रोज बड़े कारवान से वक्त में मिलेंगे, जहां फुर्सतों की नई हकायात तेरे साथ के सफ़ों में दर्ज करेंगे।
وہ جو چاہتے میرا نام ہے، وہ جو ہر صورتوں کو دیے ہیں، وہی بے بسی کی اداسیاں وہ سمٹ کر کسی دامن شام میں کسی دور نگر کے نام کریں گے، پھر تلخیاں یہ زمانے کی یوں ہی بیٹھے بیٹھے بھول کر تیرے پہلو میں ہی ٹھہر کر کوئی بات انوکھی کہہ دیں گے، پھر ایک محبت کر لیں گے، پھر تیرے ذکر پر مسکرا دیں گے۔ آمنہ تحریم۔ وہ فریش ہو کر چینج کیے باہر آیا، اسے دیکھتے ہی ملازمہ نے سلام کرتے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ تمہاری میڈم نے کھانا کھا لیا؟ سرسری سی نظر ٹیبل پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں سر، پہلے تو کھا لیتی تھی، آج سے پہلے آج نہیں کھایا، ملازمہ مؤدب کہتی ٹیبل پر کھانا سجانے لگی۔ عارف کے منہ کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ او، وہ معنی خیزی سے مسکرایا اور آخر چوٹ پکڑا ہی گیا۔ چلیں میں انہیں لے کر آتا ہوں جب تک آپ کھانا لگائیں۔ وہ کہتا ہوا اٹھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اس نے قدموں کا رخ عالم کے روم کی طرف کیا، کیونکہ سمی کے روم کا ایکسٹرا کیس وہیں ہی ہوتی تھی، اور اس نے سرسری سے نظر سارے روم پر ڈالی اور جیسے اداسی سی اتری آئی ہو، جیسے خالی سا ہو گیا ہو۔ شکر آپ آ گئے۔ وہ گلاس وارڈروب سے لٹکتے ہوئے عالم کے سوٹ دیکھتا ہوا ان پر ہاتھ ٹکا کر بولا۔ وہ آج کافی لیٹ آ گیا تھا کیونکہ سارے گینگ باہر کے ملک اچانک سے رفیق بلوچ کی یوں موت سے ہراساں ہو گئے تھے اور سب بکھلائے ہوئے تھے کہ یہ تو بیسٹ کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسے اتنی سیکیورٹی سے نکال کر کون مار سکتا ہے۔ سارے لوگ خوفزدہ تھے۔ اچانک ہی وحشت یوں چھائی تھی، پولیس میڈیا میں ہلچل مچ گئی تھی کہ سال بعد پھر سے اس طرح ہو رہا تھا، اور پھر سے اچانک یوں بیسٹ کا انداز نظر آیا تھا کہ سب کی سٹی گم ہو گئی تھی، اور اس سب کو ہینڈل کرتے وہ آج کل میٹنگز میں کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بیسٹ کے سوا اس گینگ کی سلطنت کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اس سے کافی گینگ ٹوٹ رہے تھے جو بیسٹ کی موجودگی میں سہمے سے رہتے تھے، اب وہ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اور اب یوں رفیق کی موت کا سنتے سب پر سکتا تھا۔ سب اس سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، پر اسے ساروں کو بیسٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ سب وحشت زیادہ تھے اس گرداری کا۔ جب بیسٹ کو معلوم پڑے گا تو وہ ضرور اس سے جان لے لے گا، ان کے گینگ کو مٹا دے گا، کیونکہ اسے گرداری بے ایمانی سے سخت نفرت تھی اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پر وہ ازل کی منتیں کر رہے تھے واپس شامل کرنے کے لیے گینگ لسٹ میں، پر وہ مان ہی نہیں رہا تھا، اور وہ زیادہ تنگ بھی نہیں کر سکتے تھے اسے، کیونکہ وہ جانتے تھے اسے غصہ آ گیا تو انڈر ورلڈ سے ان کا باپ ختم ہو جائے گا۔ انہیں لگتا تھا وہ ختم ہے، اسی لیے دوسرے گینگ کو منتیں کر رہے تھے کہ بیسٹ کو سمجھایا جائے۔ وہ بھول گئے تھے بیسٹ ہے اور رہے گا، ان سے گستاخی ہو گئی، وہ بے ایمان بن گئے، پر اب وہ ایسا نہیں کریں گے۔ سب کا یہی جواب تھا، اس کا فیصلہ بیسٹ آ کر کرے گا، کیونکہ اس نے آج تک کسی کی سفارش نہیں سنی تھی، بلکہ کبھی کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی اس کے سامنے سفارش کرنے کی۔ اب بس انہیں بیسٹ کے اپنے شہزادے کے آنے کا انتظار تھا، جو سب کے لیے سرپرائز تھا، اور بیسٹ کا شہزادہ ہے۔ وہ جب اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاک آئے گا تو انڈر ورلڈ شاکنگ ہوگی، جو کنگ والے قصے سے واقفیت رکھتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کنگ مرا تو ساتھ بیسٹ بھی لے گیا، پر وہ بھول گیا جب تک برائی ہے تب تک سیر ہے۔ عارف یہ بھی جانتا تھا بیسٹ کا بیٹا شہزادہ یہ ایک مذاق تھا، کیونکہ یہ امید تھی، اسے امید تھی وہ اپنے باپ پر جائے گا اور بہن ماں کے لیے ضرور شہزادہ ہوگا، پر وہ در حقیقت شہزادہ نہیں ہوگا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا سعید کے موجودگی میں وہ اپنی پہچان بنائے گا، اور اس دن کسی کا ہو یا نہ ہو، پر ازل کو بے چینی سے انتظار تھا کہ ایک بیسٹ کا بیٹا کیا روپ لیتا ہے۔ وہ وسیع سفید روئی سے نرم بیڈ کے اوپر لگی دیوار گیر ہورولین کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ سعید کے موجودگی میں یہ گستاخی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ سیاہ شانوں پر بکھرے بال، سیاہ تاریخ آنکھوں میں چمکتے چاند ستارے سی خوشیاں لابنی گھنی پلکیں، گلابی ہونٹوں پر مدھم سی دل موہ لینے والی ساکت کر دینے والی مسکراہٹ، چھوٹی سی سرخ ناک جسے خیالوں کی دنیا میں محو کوئی شرماتی ہوئی ہور، اس کی دہکتی سرخ رنگت ایک انوکھی سی کہانی بیان کر رہی تھی، اور وہ ہاتھوں میں پھول پکڑے بے خیالی میں ہی شاید اس کی پتیاں نوچ رہی تھی، اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا یہ بلائنڈ بیوٹی کے ہاتھ میں سرخ گلاب بیسٹ کے گارڈن کے تھے۔ کیا اس گلاب کو نوچتے دیکھ کر بیسٹ کو غصہ آیا ہوگا؟ عارف نے اس حور کی تصویر کو نظر ٹکائے دیکھ کر سوچا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں کیسے بھول گیا کہ یہ بلائنڈ بیوٹی اپنے بیسٹ کی زندگی تباہ بھی کر دے تو بھی وہ بیسٹ ٹوف نہ کرتا۔ وہ نیچے مٹی میں بیٹھی ہوئی تھی اور تصویر میں اس کے ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر بھی دھبے لگے ہوئے تھے، اور وہ بے خیالی میں اس کی یہ تصویر نکالی گئی تھی اور اس خاموشی سے دیوار کی زینت بنائی گئی تھی۔ اسے بھی دیکھنا نصیب نہ ہوتی اگر وہ آج نہ آتا روم میں، یا اس کے روم پر نظر نہ ڈالتے۔ اس کا روم بیوٹی کے آنے سے پہلے فرنیچر سے فل تھا، ہر ضرورت کی چیز موجود تھی، پر اس کے آتے ہی دبلے اسکرین اور بیڈ سائڈ پر صوفے اور کاؤچ تھا، بس پیچھے ہال سارا خالی تھا، اس کی رکاوٹ کوئی نہ بنے۔ ازل کے لبوں پر مسکراہٹ تو آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔
किस हद तक वो इससे मोहब्बत करता था कि दुनिया की उफ ना सुनने वाला खामोशी से कितना कुछ बदल गया था। खामोशी और तरीकी का भी एक वजूद कायम हो गया था। वो खामोशी से खामोश होकर दुनिया में शोर मचा देता था और वो तरीक होकर उजाला फैला देती थी। वो हंसता बीते पल का लम्हा वो याद कर गया जब सईद आलम पर आश्कार हुआ था कि इसकी शहजादी को मिट्टी से खेलना पसंद है। वो कैसे खामोश था। जिंदगी में पहली बार आरिफ ने इसके माथे पर परेशानी की लकीर देखी थी, जो ये जानकर आई थी कि इसकी बीवी को मिट्टी में खेलना शदीद पसंद है और वो बर्फ खाने की शौकीन है। इसे फूलों की पत्तियां नोचना पसंद है। इसे कुत्ते के बच्चे को बेबी कहना अच्छा लगता है और वो बिल्ली को भी रखना चाहती थी, जो सईद आलम को के पास बैठे इसे सरगोशी में कहती रहती थी, पर वो ऐसे इग्नोर कर जाते जैसे सुना ही ना हो और आरिफ आलिफ सुनकर ऐसे बन जाते जैसे इनके पास कान ही ना हो। अलबत्ता लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट का बहुत मुश्किल से गला घोटकर बैठते या किसी काम से भाग जाते थे। अब आ जाए दोनों अपने शहजादे के लेकर, हम काफी अकेले हैं। एक बहन के इंतजार को इसका नासूर मत बनाए सईद। वो चाबी उठाता अचानक गमगीन होकर वहां से निकला। सभी मतलबी हैं यहाँ। वो गडर की कीड़ी एक माथे पर बोसा नहीं चूना लगाई हो गायब हो गई। इसे ढूंढना मुश्किल हो गया और निकली कहाँ एक आसान से मुल्क से जहां उन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था, बल्कि वो बड़े बड़े ममालिक की गलियों में छान रहे थे एक लेडी बॉस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और वह यूनान के शहर ग्रीस के एक छोटे से फ्लैट में रहाइश पसीर एक फ्लावर शॉप की ऑनर थी। अगर यह बात अंडरवर्ल्ड में पता लगती तो कितनी सबकी होती। सर झटक कर वह रूम से निकला क्योंकि इसे मालूम था इसे तो अब तक एसएसपी लेकर चला गया होगा और अब इनके वापस आने तक इस सौतेली नागिन से मुलाकात नहीं हो सकती थी। वो कितने माह अपनी फेरी से मिला नहीं। इसका बस चल रहा था वो चुड़ैल का गला घोट देता जो सबकी मां बन बैठी थी। सबको मजबूर कर दिया था एक पत्ते को फेंकते। ब्राउन शर्ट ब्लैक पैंट पर कोहनियों तक फोल्ड बाजू किए, मजबूत कलाई में महंगी वॉच बालों को सेट किए, ब्लैक शूज में वो मुस्कुराता हुआ लब दांतों में दबाकर लॉक खोलता हुआ रूम में दाखिल हुआ ही था कि जब कानों में दाखिल होते खनक सी आवाज टकराई और नजरें इनकी खनकती आवाज तलाश पूरे रूम में घूमती एक जगह पर साकित से महबत रुक गई। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी कलाई में अपनी चूड़ियां उतारती, बालों में लिपटा हुआ तौलिया पांव तक छूते बाथरूम मलबूस भीगे से सरापे के साथ आहट पर चौंकती पलटी थी। जब सामने साकित खड़े आरिफ को देखती वो सुन पड़ गई। तुम कैसे? वो इसका बिखरा तनफ्फुस इसके कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं दे पा रहा था कि जबकि अचानक से खुशनुमा रंग इसकी शहद रंग आंखों में पैदा हुआ और हाथ से पीछे दरवाजा बंद करते पीठ इससे टिकाकर गहरी नजरों से देखने लगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बगैर इजाजत के अंदर कैसे है? इसने गुस्से से पूछते इसके सरापे का अपनी तपश देती नजरों से उतारते मजबूत कदम इसकी तरफ उठे। कोई काम है? अरबी आरिफ। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उलझकर सांसें रोक के इसके कदमों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर पीछे होती हुई बोली, बहुत बड़ा काम है। वो सरगोशी में बोला। बेड की तरफ देखा जहां इसका हरे रंग का सूट रखा हुआ था और इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और वही मुस्कुराती नजरें इसने सिमी की तरफ उठाई जिसका शर्म से तमतमाता हुआ चेहरा इसके बार बार लबों पर जुबान फेरती इसके कदमों को देखकर पीछे हो रही थी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? वो कांपती आवाज में घुटे फंसे हुए लफ्जों में बोली। बस दिल खींच लाया। वो दिलकशिश गमगीन आवाज में बोला जिसके लहजे पर सिमी की साकित धड़कनों में उथल पुथल मच गई। वो मजीद पीछे होती दीवार से लगती बाथरूम को देखने लगी। हाँ, वहां मत जाना, आज मेरा मूड काफी खराब है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी मुझसे शिकायत मत करना। वो चलता इसके सामने रुका। सिमी अपने हुलिया की वजह से सिमट सी गई खुद में। वहीं आरिफ की नजर इसकी भीगी गर्दन चिपकी स्याह बालों की लटों तो कहीं इन बेखुद करने वाली बूंदों को देखने लगा। वैसे तो रोज पूछता हूँ सिमी जी कि खाना खाया, पर आज तो कयामत ही हो गई। मैंने मुलाजमा से पूछा मेरी मासूम कुछ ज्यादा ही तो बतूनी बड़ी बीवी से खाना खाया? तब जवाब मिला पहले तो रोज खा लेती थी पर आपसे पहले मैडम, पर आज नहीं खाया। और ये सुनकर मेरी हार्ट बीट मिस हुई कि मेरी सिमी जी आज मेरे साथ खाना चाहती हैं, क्यों ना इन्हें ले आया है। फिर इस सोच पर लबैक कहते 1 मिनट भी लिए बगैर उठाए साले साहब के रूम में चाबी और यहाँ नीचे मरते मरते मर गया हूँ। वो उंगली से चिपकी लट को गर्दन से दूर करते हुए वहां ठहरी पानी की बूंद को छूने लगा। मुझे खाना खा चुकी हूँ, वो बढ़ाई आवाज में बोलते इसके लम्स पर खुद में सिमट गई। मैं भी। इसकी उंगली सरक की जब गुस्से से झटक कर सिमी हटाई। चौ यहाँ से आती हूँ। वो इसकी जरसारत पर गुस्से से बोलती वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ी ही थी जब वो तनकर दीवार
की तरह इसके सामने खड़ा हुआ, जिससे सिमी का सर सीधा इसके सीने से टकराया। आरिफ के नथनों में एक भीगा महकता झोंका टकराया और गहरा सांस भरता दीवार पर दोनों हाथ टिका गया। वो बुदक्कर पीछे हुई। तुम हटो यहाँ से आरी, मैं सच में तुम्हें मार पड़वाऊंगी। तुम शर्म नहीं आती किसी के रूम में बगैर इजाजत आना? मैं तुमसे बड़ी हूँ। इसका भी जुमला मुकम्मल भी नहीं हो पाया था जब आरिफ ने एकदम इसका मुंह पर हथेली टिका दी। तो क्या हुआ? अगर है बड़ी तो मेरी एक बात माने, फिर मैं कभी तंग नहीं करूंगा आपको। वो गमगीन लहजे में गोया हुआ और हाथ हटाकर वापस दीवार पर रख दिया। सिमी ने चौंक कर देखा। कौन सी? वो खुश हो गई। मानेंगी? हाँ, अगर ठीक हुई तो मान जाऊंगी, पर याद रखना वादा करना पड़ेगा, इन्हें तंग नहीं करोगे। वो जोर से सर हिलाती हुई कह गई, जिस पर कई बूंदें फिसलकर इसके शफाफ गर्दन पर गिरी। ठीक है, मैं ये उतार दूं? वो इसकी कलाइयां पकड़कर बोला। सिमी ने बेबसी से अपनी कलाई को देखा, फिर इसकी नजरों को जो इससे टकराती हुई इसके बाजू से सरकती जा रही थी। नहीं, इसे सुर्ख होते झटके से छुड़वाने चाहिए, पर इसकी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से कैद सी हो गई। थैंक्स। वो मुस्कुराता किसी इसकी बची हुई चूड़ियां उतारकर हाथ बढ़ाता इसे साइड टेबल पर रखने लगा। बताओ और जाओ यहाँ से। वो इसकी उंगलियों की लम्स से घबराती हाथ छुड़वाकर गुस्से से बोली। आरिफ ने इसके चेहरे को देखते इसके हाथ को पकड़ा और इसके अपने दहकते लब इसकी कलाई पर रखे। इसके अचानक जुर्रत पर सिमी के पूरे वजूद में सर्द लहरें उठने लगी। इसके वजूद से सरसराहट सी उठी जब इसने इसकी दूसरी कलाई पकड़ी और वहां रग पर लब रखते हाथ इसके गाल पर रखा। सिमी हलक तर करती इसकी आंखों में देखने लगी, जहाँ अलग ही रंग आबाद हो रहे थे। इसकी मायनी खेज खामोशी गुस्ताखी पर आंखें मूंद गई। इन्हें खोल दो। वो झुककर इसके कान के करीब सरगोशी करता हुआ तौलिया आहिस्ता से इसके बालों से निकालकर नीचे फेंक गया। जब लहराकर इसके भीगे बाल कंधों पर दाएं बाएं गिरे, आरिफ ने इन्हें समेटकर पीछे किया। जब इसकी उंगलियां सिमी की गर्दन पर रेंगती, वो हलक तर करती सटपटाकर इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ गई। छोड़ो। वो चिल्लाई और इसका हाथ झटका। खुशबू काफी मदहोशकन है। वो इसकी उंगलियां इसके भीगे बालों में उलझाए। वो गहरा सांस भरते कहा। सिमी ने अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। किसकी? वो गुस्से से इसके पीछे धक्का देती हुई बोली। आरिफ हिलकर संभलकर वापस दीवार पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। दीवारों की खुशबू काफी मदहोशकिन है। दिल करता है बहुत करीब से इन्हें फील करूं, दीवारों की सांसों को अपनी सांसों में महसूस करूं, और दीवार के करीब होने के बहाने इसे बेइंतहा करीब होते इसके कान की लू को लबों से छूने लगा। सिमी घबराकर खिसक गई दूसरी जानिब और वो हंस पड़ा। यहाँ अकबर कोई नहीं, वरना तुम्हें दीवारों में चुनवा देता, पर मैं तुम्हारी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ सकती। मेरा भाई आ जाए, मैं तुम्हारी ये आरज़ू भी पूरी करी जा सकती है। और अब ज्यादा बकवास ना करो, मुझे वो काम बताओ जिससे तुम दफा हो जाओगे। वो गुस्से से बोलती इसकी आंखों से घबराने लगी। ये हुई ना बीवियों वाली बात। वो हंसा। सिमी जब से सबर का घूंट पी गई। तो माय डियर बड़ी वाली वाइफी, बात यह है, यहाँ अपने ये पंखुड़ियों जैसे लब रख दो। इसने चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरकर इसने अपने लबों की तरफ इशारा देते कहा। जब आपकी सांसों की ये मदहोश करती अल महक चाहिए। वो एकदम से बदल गया। सिमी अभी कुछ समझ भी ना थी कि जब इसने झटके से बाजू इसकी कमर में डाला और खींचकर सीने से लगाते चेहरा ऊपर किए, इसे सेकंड भी दिए बगैर समझने के लिए पूरी शिद्दत से झुक गया। बहक जाऊं। वो इसके रुखसार पर बोसा देते इसकी आंखें चूमकर कान के पास सरगोशी करते लब गर्दन पर लब रखता इसके दोनों बाजुओं में जकड़ गया। छोड़ो आरिफ। वो इसके लम्स पर पसीना पसीना होती कसमसाई पर इसने पकड़ मजबूत करके इसके सार में कैद कर लिया। अभी तो वह इसकी बेबाकी गुस्ताखी से नहीं संभली थी कि इसे तंग एसार इसकी सांसें उखड़ने लगी। मैंने कुछ पूछा है। झटके से वो इसके बाजू में भरकर बेड की सिमत बढ़ा, जिसे देखते सिमी की आंखें फट गई। ये तुम क्या कर रहे हैं? वो खौफजदा सी होती फटफड़ाई जब इसने इसे आराम से बेड पर डाला और खुद इसकी तरफ में हाथ रखकर इसके चेहरे पर झुक गया। आरिफ। अबतर बिखरी सांसों से वो इसके शानों को पकड़ा गहरी सांस लेती तड़पी। आरिफ की जान, बाहर चलेंगे कहीं? इसके गर्दन पर बूंद बूंद लबों से समेटता कानों में रस खोलने लगा और उसके भीगे लबों पर उंगली फेरता हुआ रुखसार से हिलाने लगा। नहीं। वो गुस्से से बोलती से पीछे करने लगी और वो हंसते से खुद पर गिराए बेड पर लेटकर इसके कमर में दोनों बाजू डाले हुए बांधे। अब बताएं, छोटे की बीवी कोई शिकायत है? वो शरारत से बोला, इसकी सांसों की महक को अपनी सांसों में महसूस करता हुआ। वो क्या जवाब देती इसकी बेबाकियों के इसके अल्फाज पर खींच लिए सारे थक कर इसके सीने में मुंह छुपा गई। हाय, मर के हाल आ रही। वो इसके दांव पर निसार होते सदा लगाई। वो झटके से बाजू गिरा, इसके बाल पीछे चेहरे से हटाकर इसे देखने लगा, पर सिमी सुर्ख सी इसके बाजुओं में मुंह छुपाए पड़ी थी। सिमी।
اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اس کی مدھم آواز میں پکارا۔ سمیہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا سمندر دیکھ کر کچھ اجازت مانگتے تاثرات دیکھتے وہ پھر سے چہرہ اس کے بازو میں چھپا گئے۔ اجازت ہے؟ وہ اس کی ناک سے ناک ملا اس کی سانسوں سے لرزتا ہوا بولا۔ سمی نے آنکھیں کھول کر بے بسی سے دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ پھر سے کر کے دکھاؤں؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کی بے باکیوں سے کہا۔ سمی بکھلا گئی۔ نہیں، وہ خفا ہوتی چہرہ موڑ کر عارف نے لب بھیج کر اس کی گردن کو دیکھا اور اٹھنے لگی جب عارف نے واپس گرا لیا۔ باہر چلیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر محبت سے گویا ہوا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ تم اپنی کافی حدیں کراس کر چکے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ سسکی۔ ارے میری السمی جی، میں تو کب کا کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ، میں تو آپ کی باہوں میں چھپ کر لو سٹوری والی لولی سننا چاہتا ہوں، آپ کی نقش کو چھو کر چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہوں، محبت بھری سرگوشیاں کر کے آپ کو اپنی باہوں میں بے بس کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی آنسو لبوں سے چنتا ہوا اس کے بھیگے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ یا میرے ساتھ چلو یا پھر اجازت دو، یا ایسے ہی میری باہوں میں رات گزار لو، نہیں تو وہ والی بات مان کر مجھے مار دو۔ تم اتنے گندے کیوں ہو؟ سرخ دہکتے چہرے اب تر دھڑکنوں کے ساتھ وہ غصے سے استفاد کیا، کیونکہ اب البتمیز والی ہیں۔ وہ دانت دکھا کر مسکرا۔ اینی وے، رفع دفع کریں، صرف میرے مطلب کی بات بتائیں، اگر میں سب سے انکار کر دوں تو؟ وہ چبا کر بولی۔ مجھے امید ہے آپ السمجھدار بڑی بیوی ایسی غلطی نہیں کریں گی۔ اگر آپ لوگ ایسی غلطی کریں گے تو ہم چھوٹے لوگ گلستان میں رہائش کریں گے۔ وہ جھک کر اچانک سے اس کے لبوں کو چھو کر بولا۔ سمی سٹ پٹا کر اپنے لبوں پر ہتھیلی ٹکا گئی۔ مجھ سے چیلنج مت کرے کہ نازک سے ہاتھ کو سماج بنا کر۔ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر بوسہ دیتے ہوئے شرمی سے ہنسا۔ سمی بوکھلائی سی اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اس وقت عارف کو اتنی معصوم لگی کہ دل کے سینے میں چھپا دے۔ میری معصوم سی دلکش پھر بھی وہی جا کر لگے گی، وہ کہتا اس کے دوسرے ہاتھ کے اوپر لب رکھ گیا۔ تو پھر کیا جواب ہے؟ اجازت، محبت، ساتھ۔ اجازت میں کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے بسی سے بولی۔ میں بہک جاؤں؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ سمی نے فوراً خوفزدہ ہوتے ہوئے نفی کی۔ محبت؟ پھر سے ڈر کر پوچھا۔ عارف اس کے تاثرات اس کی بدلتی حالت دیکھتا مسکراہٹ روکے پڑا۔ آپ بہک جائیں؟ وہ اس کے کان کی لوک چھوتا ہوا بولا۔ نہیں، اسے ہڑبڑا کر کہا۔ ساتھ؟ یہ آخری تھا اپنی جان بچانے کا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی باز نہیں آ رہا تھا اور اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا اس کی سانسوں کو روک رہا تھا۔ ساتھ دونوں بہک جائیں گے؟ وہ اس کی کلائیاں پکڑ کر بیٹ سے لگاتا ہوا اس کی گردن پر جھکا۔ سمی کی جان اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ میں ڈنر پر چل رہی ہوں، باہر گئی۔ وہ اس کے حصار میں مچل اٹھی۔ عارف نے سر اٹھا کر اس کی مودی آنکھوں میں گہرے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھا۔ پکا؟ اس کے پوچھنے پر سمی نے فوراً سر ہلایا۔ پکا؟ ہائے روح صدقے، میرا دل صدقے، میری بہن صدقے، اس کا شوہر صدقے، کمینہ دانت صدقے۔ وہ اس کی دونوں گالیں چومتا ہوا دوسری طرف گر کر چٹ لیٹتا کہکا لگا اٹھا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی سمی بوکھلا کر اس کی بکواس پر توجہ دیے بغیر وہاں سے کپڑے سمیٹ کر اٹھی۔ اب اس نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ ایک دم اس کی کلائی میں مضبوط گرفت آئی۔ سمی چونک سی گئی۔ کہاں؟ ایک دم ہی کلائی کو جھٹکا دے کر کھینچا اور لہرا کر گرتی سیدھا اس کے اوپر گری۔ آری! وہ خوف سے چیخ نکل رہ گئی۔ جانے آری، ساتھ چن لو، بعد میں شکایت شکوہ کریں گے نا۔ اب کہنا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور میں کہوں گا آپ کی وجہ سے۔ نہ آپ میرے ساتھ ایسے آتی اور نہ سب کچھ ہوتا، پھر آپ کہنا تم خود آئے تھے بغیر اجازت کے اور منمانیوں پر اتر آئے ہو، تو میں کہوں گا ہاں تو آپ کی ادائیں بہکانے والی تھی اور آپ رونا اور میں آپ کو مناؤں گا، آپ نہ ماننا میں منتیں کروں گا، آپ روٹ جانا میں التجائے کروں گا، آپ شکوہ بھری نظروں سے دیکھنا اور میں ان خوبصورت کلائیوں میں خوبصورت چوڑیاں پہنا کر کھنک سے تڑپانا، میں ان کی کھنک کو محسوس کرتے گھٹنوں کے بل آؤں گا اور آپ غرور کرنا ان پر اور دل پر پتھر رکھ دینا، میں گڑ گڑاؤں جب ٹوٹ جاؤں تب ہنس کر کہنا مذاق کر رہی تھی اور میں روٹ جاؤں کہ آپ کے مذاق نے میری جان نکالی تھی، تبھی آپ قریب آنا اور مجھ سے کہنا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں حیران ہو جاؤں گا سن کر، تب آپ میری باہوں میں سمٹ جانا اور مجھے بہکا دینا اور میں اس حسین اظہار پر نومبر کی بارش میں بوند بوند بن کر آپ پر برسوں اور آپ کو مہکا دوں، جب صبح ہو تو آپ میری باہوں میں آنکھیں کھولیں اور مجھ سے پوچھیں ابھی ناراض تو نہیں ہے، تب میں ساتھ تنگ کر کے کہوں
आप नाराज कहाँ रहने देती हैं सिमी जी। इसके लफ्ज लफ्ज में मोहब्बत की चाशनी तड़पी थी, जिसे सिमी देखती सुनती महसूस करती लब भीज गई बेबसी से। चाहे तैयार हो जाए वरना आज ये आपका आरी बुरा हो जाएगा। इसकी लबों को नरमी से छूकर वो बेड पर गिर गया। सिमी आजादी मिलते ही अपनी कमर पर जगड़े इसके हाथ को झटक कर उठी और अपने कपड़े समेट कर भागने ही लगी थी कि आरिफ ने आहिस्ता से इसके बालों को पकड़ लिया। अब वो तंग होकर मुड़ी और गहरा सांस भरते बेबसी से इंतहाई पर इसे देखा। आरिफ ने जिन नजरों से इसे देखा, इसकी पलकें लरज उठी और बेबसी की मौत मरती अपने बाल इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की बेबस कोशिश करने लगी। सुनो, मोहब्बत कब करोगी? पोटता इसे पीछे से असार में लेकर थोड़ी इसके कंधे पर रखता हुआ बोला। सिमी फिर से कैद होती पसीना पसीना हो गई। इसके लम्स पर इसकी जान जा रही थी और वो पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा था कि इसके नादान तो नहीं था, अनजान भी नहीं था, फिर क्यों बेबसी की मौत मार रहा था? कभी नहीं। एकदम ही पलटकर इसके मुंह पर अपने कपड़े मारते हुए गुस्से से कहकर वहां से भागी। आरिफ ने अभी कपड़े थामे ही थे जब वो बाथरूम में बंद अपनी धड़कनों पर हाथ रखे खौफ से इनका शोर सुन रही थी। हाय मेरी बहन सदके, मेरी सिमी जी, मार डालोगी इन कातिल अदाओं से। वह कहकर लगा उठा। इन कपड़ों को वहीं छोड़कर वार्डरोब की सिमत बढ़ा। वहाँ हर डिजाइन के मौजूद थे, इस हिसाब से भड़कीले से चमकीले, सादा नफीस, तेज रंग तो हल्के, पर वो हमेशा सादा कपड़े को तरजीह देती थी। रंग अच्छे कपड़े इतने सादा पहनती कि जैसे काम करने वाली पहनती हैं। पता नहीं किस बात का खौफ इससे तैयार होने नहीं देता था, वरना इसकी तो हसरत ही रहती थी वो तैयार होकर चूड़ियां खनखनाती इसके सामने आए। अभी तो साले साहब पता नहीं कौन सी दुर्गत बनाएंगे अपने जीजा की। एक तो ये जालिम अकबर का होना जरूरी था दुनिया में। हाँ शायद जरूरी था, क्योंकि अगर ये ना होता तो ये मेरी सिमी जी फल अनारकली कैसे आती। अनारकली का दूसरा पार्ट सिमी जी और शहजादा सलीम उर्फ अल आरी, हम तारीख बदलेंगे और एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो बड़बड़ाता हुआ अपना फेवरेट सुर्ख कलर के पाँव को छूता गोल्डन नफीस कढ़ाई वाला फ्रॉक निकाला। वल्लाह आलिए ये अल हसीन अल कत्ल कर देगी मुझे अल मासूम से बच्चे को। वो तस्वुर में ही जैसा जसवरा देखकर कानों को हाथ लगा गया। अलबत्ता धड़कने बेतरतीब थी इसका तस्वुर करते। एक खूबसूरत सी सैंडल रैक से निकाल कर रखी और डोर नॉक किया। क्या हुआ? लब दांतों में दबाकर खड़ी उछलकर इसके नॉक करने पर दूर हुई। कपड़े ले ले अलजानम, लेट हो जाएंगे, वो चाहत से बोला। सिमी की रंगत में तगायर हो गई। नहीं लेना मुझे कपड़े, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और खबरदार मुझे ऐसे वाहियत नामों से मुखातिब किया, वो गुस्से से गुराई। अगर नहीं लेंगी तो ऐसी हालत में नुकसान उठाएंगी, सोच ले महबूबा। मैं भी यही बिस्तर शिफ्ट कर रहा हूँ। और इसकी धमकी पर शरारत से आंखें सुकेड़ गया और महबूबा खास करके इसकी नाजुक तबीयत पर बोझ डालने के लिए इस्तेमाल किया था। वो सुनकर सच में मुंह पर हाथ रख गई। इसे सच में शर्म नहीं आई। बकवास बंद करो, भड़क कर कहती मजबूरी में डर से हाथ निकालकर बाहर कपड़े लेने चाहे। आरिफ ने शौक से इसकी खिलाई देखी। दे दूं? वो गमगीन आवाज में बोलता इसकी उंगलियों को लबों से लगा गया। इसके दहकते लबों का लम्स हाथों पर गर्माहिश पर सहमी खौफ ज्यादा सी होते अपने दिल पर दूसरा हाथ रख गई। आरी तंग मत करो वरना मैं चिल्लाऊंगी। वो झुंझलाई। गुड, मैं भी चाहता हूँ, ना चलें। देख ले भीगी भीगी बूंदे बरस रही हैं, यह हवा के झोंके, दिल की हालत गैर है। घर में एक मैं हूँ और एक आप, वो खमारुल्लद आवाज में बोलता हुआ इसकी उंगलियों के पोर सहलाता इसकी सांसें खुश कर गया। मैं चल रही हूँ, कपड़े दो, वो डरते डरते बोली। आई मैं गहरा सांस भरते हुए खामोशी से इसके हाथों में कपड़े थमाए। बहुत ही कोई जालिम हो, एक नन्हे से शोहर की खुश नहीं रख सकती। इसे अफसोस हुआ और आकर खुद को नन्हा तस्वुर करके हंसी भी। आता हूँ, जब तक आप तैयार रहिएगा, वो कहता हुआ वहां से निकला, पर पहले टेबल पर इसकी सुर्ख कांच की चूड़ियां बॉक्स से निकाल कर रखना नहीं भूला। कपड़े मिलते ही सिमी ने शुक्रिया अदा करते दरवाजा लॉक किया और इसकी बातों पर अपनी गैर होती हालत देखी। सर दीवार से टिका कर खड़ी हो गई। इसकी आंखों के पीछे वो चंद मिनट्स पहले लम्हात गुजरे थे जिसमें वो आरिफ के सीने में मुंह छुपाए इसके एसार में पड़ी थी। इसे अपने गिर्द इसका तंग एसार, इसकी दहकती सांसें, जानलेवा लम्स महसूस हो रहा था और सोचते महसूस करते इसका ख्याल आता इसके वजूद में सद लहरें उठी। इसे समझ नहीं आता वो किस मुंह से अपने भाई के सामने आएगी और ये किस तरह बचेगा इसके भाई से। सोच सोचकर परेशानी से दिमाग फट रहा था और इंसान को कोई फिक्र ही नहीं थी। ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आलम की बहन से इसकी गैर मौजूदगी में जबरदस्ती निकाह करके वो खुद पता नहीं क्या समझ रहा था। मुख्तलिफ सोचों को सर से झटकती वो बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होती अपने बाल ब्रश करती ही इन्हें समझाने लगी थी
कि वहां रखी लिपस्टिक, इयररिंग्स, चूड़ियां, इसे दिमाग हिला गया। ये चाहता क्या है मुझसे? अल्लाह जी, कहाँ फंस गई हूँ मैं? इसकी हालत रोने वाली हो गई और वो उसे से बालों की चोटी बनाए चूड़ियां पहनने लगी। जानती थी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंसेगी तो खुद ही। फिर से इस बंदे का भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर गुजरे। वो तैयार होते चूड़ियां पहनकर और लब बीचे इसके जाने किस रो में बहकर आंखों में काजल की स्याह लहरें डाली। इसमें भी आरिफ के सामने करने का सोचकर इसकी आंखें और सोचे बिगड़ गई थी। वो कुछ लम्हे तो खामोश पड़ी गई। क्या वो जो कर रही है सही कर रही है? वो एक गैर मर्द की मौजूदगी में खुद को यूं संवार कर चलेगी तो ठीक रहेगा। इसे खुद को आईने में देखा। खूबसूरत आंखों में स्याह काजल, लबों पर गहरी लिपस्टिक, कानों में झूलते सफेद मोतियों से भारी झुमके, स्याह बालों की चोटी। वो खुद को देखकर सुर्ख पड़ गई कि अगर आरिफ देखे तो ये मैं पागल हो गई हूँ। अल्लाह अल्लाह। वो बदहवासी बौखलाई टिश्यू उठाकर जल्दी से इन सबको मिटाना चाहती थी, पर इसके लबों की तरफ बढ़ता हुआ हाथ एकदम ही किसी ने झटके से थाम लिया और दूसरे ही लम्हे यूं खींचा कि वह लहराती हुई इसके चौड़े सीने के हिस्सा बन गई। कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया जाने आरिफ? पीछे इसकी कमर, इसकी दोनों कलाइयां बांधते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा। सिमी तो सुन ही पड़ गई, अपने लब इसकी गर्दन पर महसूस करती। ये क्या हो गया? संभल कर इसने मचलते सर उठाकर इसकी गर्दन को देखा, जहाँ सुर्ख रंग का 2 लब बने हुए थे। बहुत कुछ हो गया, सिर्फ आप ही नहीं समझ रही। मिरर में इसके सरापे को देखते इसके गर्दन पर बने लब रखते मायनी खेजी से मुस्कुराया। कसमें इन्हें महसूस करके दिल में गुदगुदी हो रही है। वो हंसा। सिमी ने हैरत से इसके चेहरे को देखा। पागल हो गए हो तुम तो, मिटाओ इसे पागल शख्स कहीं के। कलाइयां छुड़वाकर वो हाथ बढ़ाकर मचलती हुई टिश्यू उठाने लगी। क्या आरिफ ने इसकी कोशिश नाकाम करते हुए इसे टेबल से दूर किया। या अल्लाह मुझे सब्र दे। घूमते दिमाग से इसने अपना सर पकड़ा। या अल्लाह मुझे भी सब्र अता फरमा, वरना आज इस बच्चे से बहुत कुछ हो जाएगा। और अपनी अलमासूम बंदी कुछ समझती ही नहीं। वो इसकी कलाई में सिर्फ चूड़ियां देखते हुए जब से आंखें मीच गया। खुद को बच्चा कहकर बच्चों की तौहीन तो मत करो। वो इसकी बातों से सुर्ख पड़ती इसके सार में फटफड़ाती हुई बोली, हैं? हाय सच्ची? आपको तो यकीन हो गया मैं बच्चा नहीं? आरिफ ने हैरत और खुशी से आंखें सुखेड़ कर इसकी आंखों में देखा। सिमी वो खलासी गई, इसकी नजरों की जुमाइनी में फूम समझती आंखें मीच गई और वो इसकी अदा पर कहका लगा उठा। आरी मिटाओ इसे वरना मैं अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से चीखी। अच्छा क्या करेंगी? इसने निचले लब के किनारे पर उंगली फेरते हुए वो इसकी कॉलेज से घायल करती आंखों में डूबना चाहता था, और वो ऐसा मौका दे कहाँ रही थी इसे। मार दूंगी सच्ची। वो इस अपने कान पर उंगली का लम्स पाते ही वो झटकती कसमसाई। तो मार दें। कितना मारेंगी आप? रूह पर तो कब्जा कर लिया, जिस्म तो वो अपने हाथों से खत्म कर दें। वो गंभीर बारी लहजे में बोलता हुआ कहता, पीछे बेल्ट में लगी पिस्टल निकालकर इसके हाथ में थमाते वापिस इसके बाजू इसके कमर में बांध दी। और वो बेचैन वजूद से अपने हाथों में पिस्टल देख रही थी, जो अचानक ही पलके झपके बगैर से थामा दी गई थी। और अब वो जर्द बढ़ती रंगत से इसे देख रही थी। वो क्यों भूल गई थी कि वो कितना सरफिरा और गुंडा ही है एक। छोड़ो मुझे। वो सरदबाज में कहती हलक तर करते पिस्टल दूर फेंकी और कसमसाकर निकलने के लिए मचली। आरिफ ने इसके तासुरात जांचते हुए पिस्टल को देखा। मतलब मारना नहीं चाहती मुझे? वो दिलकशी से मुस्कुराता इसे जहर से भी ज्यादा कड़वा लगा। तो अब आपके ये लब जो मेरी गर्दन पर खुशी से मिलन की चाह में पड़े हैं, इन्हें मैं मिटा दूं? वो इसे टेबल से लगाता हुआ चेहरे को देखने लगा। तुम मिटा। इसके लफ्ज के मुकम्मल होने से पहले ही आरिफ ने इसके लबों पर उंगली रख दी। प्रॉब्लम क्या है अलसिमी जी? कभी मुझसे, कभी मेरी नज़रों से, कभी मेरी कुर्बत से, कभी हमारे रिश्ते से, कभी हमारी उम्र से, कभी मेरी तारीफ से, और अब अपने लफ्ज से भी इसे मिटाना चाहती है ना? बता दो। ये तो नहीं मिटेगा। अलबत्ता इसकी जगह मैं हिसाब बराबर कर देता हूँ। इसने कहते अचानक झुककर सिमी की गर्दन पर अपने लब दहकते लब रख दिए और वह अचानक अफादात पर उछलकर इसके शानों को सख्ती से मुट्ठियों में भींच गई। हिसाब हुआ बराबर। वो इसके झुमके को लब से छूता हुआ इसके कान पर लब रखे बोला। सिमी ने बिगड़ते तनफ्फुस के साथ अपने लब इसकी शर्ट पर रख दिए और मजबूती से इसको थाम लिया। अब ऐसे करेंगी तो हम यहाँ से हिल भी नहीं सकेंगे। अलबत्ता सुबह रोती मुझे कोसती हुई मिलेंगी। इसके अल्फाज थे यह बेबाकी की हद। वो होश में आती से गुस्से से पीछे धकेल कर पलट गई और गहरे सांस भरती टेबल की सतह को थाम गई। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ आ जाए। वैसे वो खाना मैंने मुलाजमा को दे दिया है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ था आज आपने नहीं बनाया खाना, सो मेरे किसी काम का नहीं था। अब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इसके पीछे आते इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर आईने में इसकी जो कि पल के भींचे लब सुर्ख चेहरा देखते हुए कंधे पर ठोड़ी टिकाकर खुद में भींचते हंसा। दिल ही नहीं कर रहा आपको 2 मिनट के लिए छोड़ो।
कितनी वो है। वो कान में बोलता हुआ दूर हुआ। सिमी ने आंखें फैलाकर इसे देखा। क्या वो हैरत से बोली, जिस पर बाहर को निकलते दहलीज पर खड़े आरिफ ने रुककर मुस्कुराते इसे देखा। वो मीन्स वो समझा करो मेरी अलजानम। वो हंसकर आंख दबाता हुआ वहां से निकला। सिमी गुस्से से मुठियां बींचकर गहरे सांस भरती हुई रह गई कि शुक्र है बच गई। इसने पलटकर इसे पिस्टल को देखना चाहा ताकि उठाकर बाहर फेंक सके, पर वहां खाली साफ क्लीन देकर लब भीज गई। पता नहीं क्या करता है, पिस्टल अपने पास रखकर। एक बार शहजादा आ जाए, इसकी तो खैर नहीं। वो गुस्से से बड़बड़ाई। सैंडल्स पहनकर दुपट्टा उठाती हुई शानों पर फैलाकर सर पर ओढ़ा। वो जाते हुए एक बार आईने के सामने आई और इस कदर आईने में अपना सरापन देखकर झनक गई। अल्लाह, इस बंदे को अकल दे, दुल्हन का रूप दे दिया है। मुठियां बीचकर वो कुछ सोचती टिश्यू उठाकर अपने लब आंखें साफ किए वहां से निकली और पहली बार यूं इसके सरफिरे इंसान के साथ घर से बाहर निकलते इसके हाथ पांव ठंडे पड़े थे और इसका साथ भी था जो इसकी हिफाजत कर सकता था। भाई जितना नहीं तो फिर भी इसे उम्मीद थी वो इसके लिए जान की बाजी लगा सकता था। और वह पहले किचन में गई, वहां पर लाइट ऑफ और सब कुछ साफ सुथरा देखकर हैरान हो गई। टेबल पर आई तो वो भी क्लीन थी। ये इंसान मेरी समझ से बाहर है। जब ये सब कुछ खुद कर सकते हैं तो इन्हें बीवियों की जरूरत क्यों पड़ती है। गुस्से से बड़बड़ाई और पांव पटक कर पोर्च में आई जहां वो इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोले पहले से खड़ा था। सिमी ने चौंक कर देखा। ब्लैक लॉन्ग कोट पहने, ब्लैक शूज में, गाड़ी से टेक लगाए, कान में लगे ब्लूटूथ में किसी को हुक्म सुना रहा था। वो एक लंबा चौड़ा तवाना मर्द था जिसे अब बच्चा कहते से खुद शर्म आ जाए, पर हकीकत तो यही थी ना, वो इससे छोटा था। हाँ, ये बात अलग थी, वो दिखने में इससे बड़ा लगता था, पर हकीकत तो कोई नहीं जुटला सकता ना, वो इससे काफी बड़ी है। अगर होती 4-5 साल तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती, पर यहाँ कई साल की बात थी जहाँ नजरअंदाज करना आसान नहीं था इसके लिए। पर इस पागल को कौन समझाया। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो, रोड ब्लॉक करवा दो, मैं नहीं चाहता इसे जरा सी परेशानी हो। वह हुक्म देता कान से ब्लूटूथ निकाल गया और इसकी आसानी के लिए जहां से इसे गुजरना था वहां से सारे रोड सुनसान करवा दिए थे कि इस पर किसी की नजर ना पड़े। आखिरकार वो अपने जिम्मे पर सईद आलम की लाडली शहजादी बहन को इसके महल से निकाल कर ले जा रहा था। ऐसे ही तो नहीं लेकर जाता कि इस पर सबकी नजर आए। आइए मैडम, आपका गुलाम आपके इंतजार में था। इसके शानों पर शॉल लपेटे हुए देख इसने मोहब्बत से माथे पर बोसा दिया। सिमी बौखलाकर आसपास देखने लगी कि वहां किसी को ना पाकर इसने पीछे धकेल गई, पर वह इससे हिलने से रहा। किचन के काम तुमने किए हैं। वो गौर से आरिफ की तरफ पहले चौंका और फिर आंखें सुखेड़ गया। कर दी ना बीवियों वाली बात। हाँ, कहाँ अनारकली और कहाँ मुमताज बेगम। वो इसे बैठने का इशारा देने लगा, पर वो तो मुमताज बेगम पर शॉक्ड थी। तुमने वो भी क्या बोला था। अब मुमताज बेगम किसे बोल रहे हो, दिमाग से आ रही इंसान। इसके बात पर आरिफ ने आंखें घुमाई। अल्लाह अल्लाह, कसमें ये एकदम घरेलू बेगम लग रही है जिसकी शान में मासूम शोहर से गुस्ताखी हो जाए तो वो अर्तुगल की बहन बन जाए। आप तो अल्लाह की अल हसीना है। इसे वही बुद्ध बना देकर मजबूरी से अपना बाजू इसके कमर में डालकर आगे करते अंदर बिठाया। मुझे पीछे बैठना है। वो गुस्से से बोली। नहीं, आगे बैठे, मौसम को एंजॉय करें ताकि फिर मैं भी आपको जी भर के देख सकूं। वो कहता ड्राइविंग सीट पर आया और सिमी को वो काफी खूबसूरत लग रहा था लॉन्ग ब्लैक कोट में, पर वो इतनी बेबाक नहीं थी जो इसे कह दे, बल्कि मुंह फुलाए बैठी थी। और ये इसकी खफकी ज्यादा देर तक नहीं थी जब गाड़ी गेट से बाहर निकली और आहिस्ता से गाड़ी की छत गायब हो गई। ये तो घबराई आरिफ मुस्कुरा दिया, पर जब सिमी की नज़र टिप टिप छोटी सी बूंदों के बरसते आसमान पे चमकते तारों पर गई, वो मोहब्बत से रह गई और गाड़ी वहीं को ऑटोमेटिक पर डालते आरिफ मोहब्बत से इसे देखते स्टीयरिंग भी संभाले हुए था। ये इतना खूबसूरत क्यों है मौसम आरी, क्या आलम आ रहा है, इसीलिए वो अपनी रहमत बसा कर मुझे खुश कर रहा है। इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते महसूस करते हुए वो बोली। यही समझ ले जाने आरी। इसकी आरी पर सिमी ने चौंक कर इसे देखा और इसके सीरियस तासुरात देखती वो खिलखिला उठी। तुमसे ये जाली अरबी की आदत कब जाएगी। वो खिलखिलाहट के दरमियान बोली। आरिफ ने बेखुद सा इसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत बेबस करते लबों को देखता सर हिलाया। जब आप मुझे समा जाएंगी, पर बड़बड़ाया जो सिमी ने नहीं सुना क्योंकि इसकी सारी तवज्जो सुनसान भीगी सड़क, हवाओं के साथ झोंकोर से आसमान पर थी। ये काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। सर्दी से वो अपने गिर्द शाल ओढ़कर इसे देखती हुई मुस्कुराई। पहले खाना खाने चलते हैं, फिर कहीं दूर। वो इस वीरान सड़क पर गाड़ी भगाता हुआ इसके हाथ को लबों से लगाता हुआ बोला। बाज आ जाओ। वो हाथ छुड़वाकर इसकी पहुंच से दूर ही आरिफ सर को खम देता मोहब्बत 5 नजरों से देखते हुए सामने देखने लगा। कुछ दूरी इसके एक रेस्टोरेंट बुक करवाया था सिर्फ इसकी सिमी के लिए। इन घंटों का रेस्टोरेंट ओनर का चेक दिया था
यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है आरी? लोग क्यों नहीं? अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई। और सड़क दुकान बंद देखकर वह हैरत से बोली, क्योंकि वो उलझा। अब इसे क्या जवाब देता कि इसके आशिक ने इसकी दीवानगी में लॉकडाउन करवाया है शहर में? क्योंकि सिमी ने हैरत से इसे देखा। क्योंकि सर्दी ज्यादा है, इसने दांतों की नुमाइश करवाते कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई, इतनी सर्दी नहीं, हम तो चल रहे हैं बगैर छत वाली गाड़ी में। वो मुंह बनाकर बोली। आरिफ बुखला गया। वो कैसे भूल गया पास बैठी सईद की बहन है। मैं भी इनसे बोला था कि क्यों बंद है ये शहर? हमारा कराची तो रात को दिन और दिन को दिन करने वाला शहर है। इसने सर हिलाते कहा। सिमी ने डायलॉग पर घूरा। कब बोला तुमने और किससे? वो इससे घुरी पर खसे आ गया। आने से पहले इसने बेचारगी से नजरें यहाँ घुमाते कहा, इसे मालूम पड़ गया बीवी ने झूठ कितना महंगा पड़ सकता है। और बीवी भी कोई आम ना हो, किसी डॉन की बहन हो, और किस बंदे की अल्लाह ही खैर करे। क्या आने से पहले तुम्हें मालूम पड़ गया था कि मैं ये सवाल करने वाली हूँ? क्योंकि इतनी देर तुमने नोट नहीं किया। ये तो मैंने तुमसे कहा तब से बौखलाया रहे हो। अरे अल्लाह अल्लाह लड़की, मैं नोट कर गया था। पर इसका जुमला छोड़ते सिमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि इसे जो शक हो रहा था वो इसकी मीसी शक्ल देखने हकीकत मालूम हो रही थी। तुम्हारी संगत में होश आ ही नहीं रहा। वो बात को घुमाने के लिए इसके हाथ की पुष्ट पर लब रखकर इसकी आंखों में झांकने लगा। सिमी बौखलाकर हाथ खींच गई। तुम बात घुमा रहे हो? वो चिढ़कर बोली। अरे अरे मेरी रियल जान, मैं कहाँ बात घुमा रहा हूँ? आपको तो मालूम है हमारे कराची वाले कितने एहसास हैं। इन्हें सर्दी लगती होगी इसीलिए जल्दी जल्दी रजाई में घुस जाते हैं। वो स्माइल पास करता हुआ बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे जैसे भी होंगे यहाँ बहुत, जिनके सर पर ख्वारी का भूत सवार होगा। इसने तंज किया और शाल को अच्छी तरह अपने गिर्द पेटा। मौसम के सर्दपन से वो आहिस्ती से इसकी सिंध खिसकी। और होल सिमी जी, ये गलती मत करें। आपका अल आरी द वन एंड ओनली है। वो सर नफी में हिलाता हुआ बोला और अपना बाजू इसके गिर डालते इसे अपने शानों में लगा लिया। गाड़ी की छत कहाँ गई? मुझे अब सर्दी लग रही है। वो इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर इसके सीने में ठंडक पहुंचा गई। मैं चाहता हूँ आपको और सर्दी लगे और आप मेरे शानों की वजह सीने से लग जाएं। वो इसके सरगोशी में बोलता इसके हाथ को एक हाथ से सहलाने लगा और सिमी ने मुस्कुराते गाड़ी की छत को देखा जो वापस आ गई थी। आरिफ ने लो टेम्परेचर पर हीटर चलाया जिस पर वो वापस खिसक गई थी पीछे। ये क्या सत्यानाश हो गया? मेरे से लड़की खुद ब खुद भाग दी। वो दिल में सोचता रह गया। कितना हसीन मंजर था जब इसके शाने से लगी बैठी थी और एक हाथ से इसके हाथ से हिला रहा था। एक तो ये खुद अपनी बीवी के पास पहुंचकर सुकून से रह रहा होगा और हमें ही इंतजार की सूली लटकाया हुआ है। इसका गुस्सा अब आलम पर उतर रहा था जो आ ही नहीं रहा था। इसकी कश्ती किनारे लगे और वो भी अपने चूजों को गोद में ले सके। अल सिमी जी, वैसे खिड़की से सर टिकाए बाहर के मंजर देखकर महमूद साहब बेचैन होता पहलू बदल कर बोला, यार मुझसे बातें करे, मैं चने भेजने आया हूँ क्या? वो चिढ़कर बोला। इसका जवाब सुनकर सिमी का कहकर गाड़ी की फिजा में गूंजा। मैं क्या कर सकती हूँ आरी, जब बाहर के मंजर इस कदर हसीन है। वो इससे चुराने के लिए आंखें मीच कर बोली और इसे इस अदा पर जैसे वो जी जान से लुट गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।